डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशन सुपरवाइजर की बात सुनकर सीईओ लिन के चेले सिकुड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा हिस्सा गड़बड़ा गया? ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या इतनी कम क्यों हो गई? क्या ये गेम में किसी समस्या की वजह से हो सकता है? क्या लियू कैफेंग ने नहीं कहा था कि गेम में कोई समस्या नहीं है? तो फिर वजह क्या है? सीईओ लिन ने तुरंत कहा, इसकी जांच करो और सही वजह पता करो। सीईओ लिन के निर्देश पर कार्यालय के कर्मचारियों ने समस्या का कारण ढूंढना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सुपरवाइजर ने तुरंत रेटिंग सेक्शन खोला, जहां खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से मूल समस्याएं सामने आईं। रेटिंग सेक्शन खुलते ही उनकी नज़र सिर्फ 1 स्टार समीक्षाएं और खिलाड़ियों की लंबी चौड़ी शिकायतों पर पड़ी। क्या आप सिर्फ खिलाड़ियों की जेबें भरने के लिए मुफ्त गेम बना रहे हैं? मैं खेल चुका हूं। यह क्या घटिया गेम है? अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो आप खेल भी नहीं सकते। मैं तो एक छोटे से राक्षस के हाथों मारा गया। बेकार गेम, और तुमने तो लीजेंड की भी नकल कर ली। देखो कितना बेकार बना दिया है। तुम तो संख्यात्मक मान भी नहीं निकाल सकते और इसमें ढेरों बग्स हैं। छोटे राक्षसों का एचपी बॉस से ज़्यादा होता है और उनका नुकसान 1000 से ज़्यादा हो सकता है, जबकि मेरा एचपी मुश्किल से 100 से ज़्यादा है। ये एरेना वाली बात क्या है? ये तो पिछले ट्वाइलाइट वर्ल्ड जितना भी अच्छा नहीं है। और नए क्लास ये क्या हैं? एक स्किल मेरा आधा हेल्थ बार ले लेती है। अच्छा गेम बनाने के बजाय तुम बस खिलाड़ियों से पैसे खर्च करवाना चाहते हो, और तुमने तो पहली बार रिचार्ज करने पर बोनस भी बना दिया है। हम सब एक जैसा गेम खेलते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद पहली बार रिचार्ज करने वाले खिलाड़ियों के पास अच्छे गियर का पूरा सेट होता है, जबकि हम बिना पैसे वाले खिलाड़ी तो उसके एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। मैं 3000 युआन के रिचार्ज स्तर का हथियार लिए किसी व्यक्ति से टकराया और एक बार ने मेरी सेहत को जरा सा नुकसान पहुंचाया। हास्यास्पद रूप से इसका असर लकवाग्रस्त भी हुआ। ये डिज़ाइनर वाकई पागल है। खेलने लायक नहीं। ये किंवदंती से भी कहीं बदतर है। ये सचमुच एक ऐसा गेम है जिसे मुफ्त में खेलने के नाम पर जीतना है। दर्जनों समीक्षाओं को पढ़ने के बाद सभी की रेटिंग 1 स्टार की नकारात्मक थी, और नीचे और भी कई थीं। उन्हें पढ़कर सीईओ लिन के माथे पर नसें उभर आईं। उन्हें इतनी बुरी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी कि खिलाड़ी एक साथ खेल छोड़ रहे होंगे। उन्होंने मन ही मन उन्हें कोसा। उन्हें कृतघ्न खिलाड़ी कहा, हमने तुम्हें मुफ्त में खेलने के लिए गेम दिया, और क्या चाहिए? क्या हमने तुम्हें बिना पैसे दिए इसे डाउनलोड करने से रोका? अगर तुम्हारे हुनर में कमी है तो हमें दोष क्यों दो? लॉन्च के एक दिन बाद ही उनकी हालत खराब हो गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निदेशक मंडल उन्हें जरूर बुलाएगा। उन्होंने तुरंत पूछा, अब हम इसे कैसे ठीक करें? पास खड़ा लियू कैफेंग चुप रहा। उसे खिलाड़ियों द्वारा बताए गए सभी बग्स के बारे में पता था, लेकिन उन्हें ठीक करने का समय नहीं मिला था। सीईओ लिन ने आज ही लॉन्च करने पर जोर दिया था, और समय सारिणी पूरी तरह से अपर्याप्त थी। उसने शुरू में सोचा था कि खिलाड़ी आमतौर पर इस तरह के बग्स को ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने एक समस्या को नज़रअंदाज कर दिया, खिलाड़ियों की संख्या। इतने बड़े खिलाड़ी आधार के साथ कोई न कोई तो उन्हें ढूंढ ही लेगा। एक बार बग ट्रिगर हो जाने पर उसका खुलासा ज़रूर हो जाएगा, और फिर ज़्यादातर खिलाड़ियों को इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर ऑपरेशन सुपरवाइजर ने सुझाव दिया, हम इंटरनेट ट्रोल्स को क्यों न नियुक्त करें? हम पानी को गंदा कर सकते हैं और फिर हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। और चूंकि क्रॉसफायर आज लॉन्च हो रहा है, इसलिए एक बार हमारी लोकप्रियता बढ़ जाने पर खिलाड़ी उन पर ध्यान नहीं देंगे। इस तरह भले ही नकारात्मक ध्यान ही क्यों न हो, हम फिर भी उनका कुछ ट्रैफिक आकर्षित कर सकते हैं। सीईओ लिन के पास अब कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद उन्होंने सहमति में सिर हिलाने से पहले काफ़ी देर तक सोचा। चूंकि बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो वे क्रॉसफायर के ट्रैफिक को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर सकते थे। इसके अलावा उनका गेम खिलाड़ियों को पैसे खर्च करने के लिए बनाया गया था, इसलिए शायद ये रणनीति भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं को भी आकर्षित कर सकती थी। जहां तक गेम के रोमांचक होने या न होने का सवाल है, वह इस पर विचार नहीं करेंगे। एक वरिष्ठ होने के नाते उन्हें केवल परिणामों की परवाह थी। उनके ऊपर के लोग भी स्वाभाविक रूप से ऐसे ही थे। वे गेम की गुणवत्ता या खिलाड़ी के अनुभव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें बस डेटा और विकास चाहिए था। ये साहित्यिक चोरी का प्रयास पूरी तरह से उनका अपना निर्णय था, जो उन्होंने अपने वरिष्ठों से सलाह लिए बिना लिया था, क्योंकि यह उनका पहला मुफ्त गेम था और गेमिंग क्षेत्र उनके गूज फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण विभाग था। इस तरह के गेम को मुफ्त गेम बनाने के लिए उन्हें अपने वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जब हालात ऐसे थे तो उनके पास अभी भी एक मौका था।
जब तक वह भुगतान करने वाले खिलाड़ियों को बनाए रख सकते थे तब तक इसे सफल माना जाता। एक भुगतान करने वाला खिलाड़ी एक बार में जितना पैसा खर्च करता है वह अक्सर सब्सक्रिप्शन आधारित गेम में खिलाड़ियों द्वारा पूरे साल में खर्च किए गए पैसे से ज़्यादा होता है। इसलिए अब उनके पास एक आखिरी मौका था। जैसा आपने सुझाया था वैसा ही आगे बढ़ें। अगर हम बाकी भुगतान करने वाले खिलाड़ियों को सचमुच बनाए रख पाते हैं तो हमें फिर भी सफल माना जाएगा और आपको साल के अंत में मिलने वाले बोनस मिलते रहेंगे। सीईओ लिन की बातें सुनकर बाकी लोगों की आंखों में चमक लौट आई। आंकड़े देखने के बाद उन्हें लगा था कि यह प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन चूंकि सीईओ लिन ने ऐसा कहा था इसलिए उन्हें निश्चित रूप से सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सीईओ लिन उन्हें छोड़कर मीटिंग रूम से चले गए। वह इस तरह के मामले को नहीं संभालेंगे। ऑपरेशन सुपरवाइजर इस क्षेत्र के प्रभारी थे। सीईओ लिन के जाने के बाद उन्होंने कार्यों का वितरण शुरू कर दिया। चूंकि क्रॉसफायर अभी दोपहर में रिलीज और डाउनलोड के लिए निर्धारित था और अभी केवल 9 बजे थे, उनके पास 3 घंटे बचे थे। उन्हें इन 3 घंटों का उपयोग चर्चा पैदा करने और दूसरों को इस पोस्ट को देखने के लिए आकर्षित करने के लिए करना था। 1 घंटे बाद वॉर ऑफ द लिमिटलेस के बारे में बड़ी संख्या में पोस्ट ऑनलाइन दिखाई देने लगे, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। संक्षेप में समीक्षाएं मिली जुली थीं। उन्हें किसी तरह ऑनलाइन गेम का प्रचार करने के लिए भुगतान करने वाले खिलाड़ियों का एक समूह मिल गया था। 2 घंटे बाद ऑनलाइन मामला बिगड़ने लगा। शुरुआत में ज़्यादातर ऑनलाइन चर्चाएं क्रॉसफायर के इर्द गिर्द घूमती थीं और कई पोस्ट गेम के मोड और हथियारों पर अटकलें लगा रही थीं। लेकिन धीरे धीरे वॉर ऑफ द लिमिटलेस ने उस जगह पर कुछ कब्जा करना शुरू कर दिया। एक प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति ने तो ऑनलाइन पोस्ट करके वॉर ऑफ द लिमिटलेस को एक क्रांतिकारी गेम बताया। इसने तुरंत बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को उसकी आलोचना करने के लिए आकर्षित कर लिया। हालांकि इस गेमिंग प्रभावशाली व्यक्ति की कोई खास प्रतिष्ठा नहीं थी और खिलाड़ी जानते थे कि वह अक्सर बड़ी कंपनियों के साथ सांठगांठ करता है। उसके द्वारा प्रचारित ज़्यादातर गेम बड़ी गेम कंपनियों के थे, खासकर गूज फैक्ट्री के, जिसका वह सबसे ज़्यादा प्रचार करता था। उनकी हमेशा आलोचना होती रही थी और अब जब वे फिर से सामने आए तो स्वाभाविक रूप से खिलाड़ी उन्हें बर्दाश्त नहीं करते और उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर उनसे बहस करने लगते। हालांकि ये गूज फैक्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हुआ और खिलाड़ियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिर भी इससे ऑनलाइन चर्चा क्रॉसफायर से हट गई। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही गेम का प्री ऑर्डर कर लिया था वे इस एक पोस्ट से क्रॉसफायर डाउनलोड करने और खेलने से विचलित नहीं होने वाले थे। इसके अलावा कंपनी ने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि क्रॉसफायर उस समय के लीजेंड की तरह मुफ्त में खेला जाएगा, न कि टाइम कार्ड या एक मुश्त खरीदारी पर। बस इसी तरह दोपहर का समय नज़दीक आ रहा था और ज़्यादातर खिलाड़ी इंतज़ार करने लगे थे। कंपनी द्वारा क्रॉसफायर रिलीज होने में अभी आधा घंटा बाकी था। इस समय बड़ी संख्या में खिलाड़ी अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर इंतजार कर रहे थे। हालांकि इंटरनेट पर इस समय असीमित युद्ध के विषयों की भरमार थी, फिर भी पहले से पंजीकृत खिलाड़ियों का ये समूह इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह उन खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर सच था जिन्होंने कभी लीजेंडरी गेम्स नहीं खेले थे लेकिन बंदूक लड़ाई वाले खेलों का आनंद लेते थे। चीन में बंदूक लड़ाई वाले खेलों को पसंद करने वाले खिलाड़ियों का समूह हमेशा से ही बहुत बड़ा रहा है। इस माहौल में किसी भी देश में युद्ध नहीं होते और चीन में असली बंदूकें देखने का मौका और भी कम मिलता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र प्रेमी खिलाड़ी खेलों में अपनी पसंदीदा बंदूकों से खेलते हैं। विक्की को ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी ही थी। वे सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों में पारंगत थे। भले ही वह सिर्फ एक धुंधली बंदूक का मॉडल ही क्यों न हो, वे एक नज़र में ही बता सकते थे कि वह किस प्रकार की बंदूक है। वे गोली की आवाज़ या यहाँ तक कि बंदूक के बोल्ट को पीछे खींचने की आवाज़ भी सिर्फ एक बार सुनकर पहचान सकते थे। इन खिलाड़ियों को कंपनी के बारे में भी कुछ समझ थी। आखिरकार यह मुफ्त गेम बनाने वाली पहली कंपनी थी और गेम की गुणवत्ता भी अच्छी थी। हालांकि गूज फैक्ट्री को इससे नुकसान हुआ। जब उन्हें पता चला कि कंपनी एक गन फाइटिंग गेम बनाने जा रही है तो वे निश्चित रूप से खुश हुए और उन्होंने क्रॉसफायर सीजी देखा था। वही के 47 बेहद अच्छी तरह से कॉपी किया गया था, उस परिचित ध्वनि के साथ, खासकर इंटरफेस के साथ। इसलिए वे सभी क्रॉसफायर के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। देश भर के इंटरनेट कैफे में लोग या तो लीजेंड खेल रहे थे या आधिकारिक क्रॉसफायर वेबसाइट पर गेम के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। अब गूज फैक्ट्री और कंपनी पहले से ही ऑनलाइन आमने सामने थे। गूज फैक्ट्री द्वारा बार बार साहित्यिक चोरी करने के कारण लीजेंड खिलाड़ी उनसे और भी ज्यादा नाराज हो गए। इसलिए ज़्यादातर खिलाड़ी इकट्ठा हुए और क्रॉसफायर के रिलीज होने के बाद उसे डाउनलोड करके आजमाने के इरादे से, ताकि क्रॉसफायर के पहले दिन के डेटा को और बेहतर बनाया जा सके। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि दूसरी गेमिंग कंपनियों के लोग भी इसमें शामिल होने वाले थे। ये दोनों पक्षों के बीच का खेल होगा। गूज फैक्ट्री शुक्रवार को रिलीज हुई और कंपनी अचानक गुरुवार को। इस खबर से कोई भी बता सकता था कि वे पहले से ही एक दूसरे से उलझे हुए थे।
चीन में गूस फैक्ट्री की प्रतिष्ठा हमेशा से ही खराब रही है, खासकर अपने प्रतिस्पर्धियों की नज़र में। उन्होंने कई खेलों की नकल की थी और नतीजा हमेशा यही रहा कि नकल ने मूल खेल को बर्बाद कर दिया और वे कानूनी खामियों से भी बच निकले, जिससे दूसरे असहाय रह गए। अब जबकि गूस फैक्ट्री का असीमित युद्ध असफल हो गया था, वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि क्रॉसफायर का प्रदर्शन बहुत बुरा न हो और उनकी कंपनी के सभी लोग इसे खेलें। इस बीच कंपनी में विक्की, रामू और क्रॉसफायर विभाग के सभी लोग यहाँ थे। अब वे 12 बजे का इंतजार कर रहे थे ताकि खेल के रिलीज होने के बाद के डेटा देख सकें। विक्की वहां गया था, पिछले डेटा को देख रहा था और ली जेन से डेटा भी जांच रहा था। दूसरी ओर रामू बेचैन था। वह खेल के पहले दिन के डेटा को लेकर चिंतित था, क्योंकि इस बार ओल्ड जू ने गूस फैक्ट्री का इस्तेमाल किया था। एक पोस्ट ने गूस फैक्ट्री को पूरी तरह से अपमानित किया था और बड़ी संख्या में खिलाड़ी इसे देखने के बाद गूस फैक्ट्री पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। साथ ही इसने क्रॉसफायर में विज्ञापन और प्रचार की लहर भी ला दी। आज के डेटा को देखते हुए गूस फैक्ट्री के खेल को सफलता नहीं मिली थी। हालांकि उन्होंने इसे चोरी किया था, फिर भी उसकी नज़र में डेटा अभी भी अच्छा था। उसे अपने खेल पर भरोसा था, लेकिन अब जब वे गूस फैक्ट्री के खिलाफ थे, अगर डेटा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो गूस फैक्ट्री निश्चित रूप से गंदा खेल खेलेगी। विक्की के शांत भाव देखकर रामू खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, बूढ़े जू, क्या तुम जरा भी घबराए नहीं? किस बात की घबराहट? बस वक्त आने का इंतजार करो, विक्की ने उदासीनता से कहा। क्या तुम्हें अपने खेल पर भरोसा नहीं है? चिंता मत करो, इस बार हम सचमुच अपना गुस्सा निकाल सकते हैं और गूस फैक्ट्री को जोरदार तमाचा मार सकते हैं। खैर, विक्की बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। क्रॉसफायर किस तरह का खेल था? उसके पिछले जन्म में भी यह एक बेहद लोकप्रिय खेल था। उस जमाने में अगर तुम किसी भी इंटरनेट कैफे में जाते तो तुम्हें बड़ी संख्या में लोग इसे खेलते हुए दिखाई देते। इस दुनिया में यहाँ के लोगों ने ऐसा खेल कभी नहीं देखा था, इसलिए ये तुरंत हिट हो जाता। इसके अलावा विक्की ने कई बदलाव किए थे, कई भुगतान वाली चीज़ों में बदलाव किए थे। दरअसल बिना बदलाव के भी दिव्य हथियारों के प्रकट होने से पहले के संस्करणों का इस्तेमाल करना ठीक होता, लेकिन भविष्य के अभियानों के लिए उसने फिर भी इसे संशोधित करने का फैसला किया। उनके संशोधनों के बाद क्रॉसफायर का जीवन काल काफ़ी बढ़ गया, शायद सचमुच उस जमाने के इंटरनेट मीम किंग राजवंश के दिग्गज जैसा हो गया। हालांकि उस समय यह एक आधिकारिक गलती थी, लेकिन ये पहले ही एक लोकप्रिय मीम बन चुका था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था, क्रॉसफायर की आधिकारिक वेबसाइट पर एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, हर सेकंड के हिसाब से। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड। जैसे ही समय ठीक 12 बजे, डाउनलोड शब्द दिखाई देने लगा। बड़ी संख्या में खिलाड़ी डाउनलोड करने लगे, खासकर विभिन्न इंटरनेट कैफे में। अगर आप अंदर जाते तो आपको लोग क्रॉसफायर डाउनलोड करते ज़रूर दिखते। डाउनलोड करने के बाद वे तुरंत खेलना शुरू करने के लिए क्लिक करते। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि लीजेंड खेलने वाले स्ट्रीमर्स भी इस समय क्रॉसफायर डाउनलोड करने लगे। राहुल सबसे आगे चल रहा था। एक बेहतरीन स्ट्रीमर होने के नाते उसे कंपनी और गूस फैक्ट्री की स्थिति के बारे में स्वाभाविक रूप से पता था। गेम डाउनलोड करते समय उसने अपने लाइव स्ट्रीम में लोगों को इसे देखने के लिए भी कहा। 1 मिनट से भी कम समय में क्रॉसफायर डाउनलोड हो गया। राहुल गेम में गया और नामकरण के चरण में पहुंच गया। उसने एक पल सोचा और फिर एक उपनाम टाइप किया, लीजेंड बिग ब्रदर। यह एक बहुत ही साधारण नाम था, जिसे सुनकर लाइव स्ट्रीम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसा उपनाम था? अपना उपनाम डालने के बाद वह एक लोडिंग पेज पर गया, जो सीजी प्रमोशन वाला ही पेज था। ये कहाँ है? क्या मुझे कोई किरदार चुनने की ज़रूरत नहीं है? उसने सीजी भी देखा था, जिसमें कई किरदार थे। क्या वे एनपीसी थे? लोडिंग पेज खत्म होते ही उसने एक नक्शा डाला। उस पर लिखा था न्यूबी मैप। इस समय वह फर्स्ट पर्सन में था, एक M16 पकड़े हुए। उसने इस बंदूक को पहचान लिया। चूंकि वह अक्सर गेम खेलता था, इसलिए उसे गन फाइटिंग गेम्स का भी सामना करना पड़ा था। याद रखें कि वह किस तरह का स्ट्रीमर हुआ करता था। उसने अनगिनत गेम खेले थे। गन फाइटिंग गेम्स में वह उनमें अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें खेल नहीं सकता था। ज़्यादातर गन फाइटिंग गेम्स थर्ड पर्सन होते थे, कम से कम जो कुछ उसने पहले खेले थे वे ऐसे ही थे। बड़े युद्ध क्षेत्रों में फर्स्ट पर्सन का नजरिया बहुत संकीर्ण होता था। आप अपने आसपास क्या हो रहा है ये बिल्कुल नहीं देख पाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी ने ये गेम फर्स्ट पर्सन क्यों बनाया है। बंदूक पकड़ना, निर्देशों का पालन करना, हिलना डुलना और हथियार बदलना, उसने सब कुछ आसानी से पूरा कर लिया। हालांकि एक चीज़ थोड़ी अजीब थी, की बाइंडिंग। दूसरे गन फाइटिंग गेम्स की बाइंडिंग क्रॉसफायर से थोड़ी अलग थी। फर्क बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए अभ्यस्त होने के बाद उसे क्रॉसफायर की बाइंडिंग ज़्यादा आरामदायक लगी। फिर वह शूटिंग रेंज पहुंचा और कुछ ही देर में ट्यूटोरियल पूरा कर लिया। यह अच्छा खेलता है, राहुल ने टिप्पणी की।
क्रॉसफायर के रिलीज होने के साथ ही बड़ी संख्या में खिलाड़ी इस गेम में शामिल हो गए। खासकर वे खिलाड़ी जिन्हें गनफाइट गेम पसंद हैं। उनके लिए जब से उन्हें पता चला कि कंपनी का अगला गेम गनफाइट वाला होगा, वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि यह उन्हें एक अलग अनुभव देगा। खिलाड़ियों के इस समूह में लू शाओहुआ सबसे अलग था। उसे सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों में पारंगत कहा जा सकता था, और चूंकि उसका परिवार काफी अमीर था, इसलिए उसका घर विभिन्न प्रकार के बंदूकों के मॉडल से भरा हुआ था। इसी तरह खेलों में उसने ज्यादातर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गनफाइट गेम खेले थे, और अभी भी उनमें से कुछ को सक्रिय रूप से खेल रहा था। आज वह और उसके कुछ अच्छे दोस्त उस इंटरनेट कैफे में आए जहां वे अक्सर ऑनलाइन खेलते थे। इस तरह के गेम के लिए इंटरनेट कैफे में एक साथ खेलना ही असली मजा लेने का एकमात्र तरीका था, भले ही उसके घर के कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन कैफे से बेहतर क्यों ना हो। क्रॉसफायर डाउनलोड करने के बाद उसने गेम में प्रवेश किया, एक नाम बनाया और नौसिखिए ट्यूटोरियल पर पहुंच गया। ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद उसने गेम के कीबाइंड्स की समीक्षा शुरू की। सच कहूं तो इस गेम के कीबाइंड दूसरे गेम से अलग थे। उसके पास अभी भी मांसपेशियों की याददाश्त थी और वह अनजाने में ही दूसरे गेम्स के कीबाइंड इस्तेमाल कर लेता था। लेकिन जब वह दोबारा कीबोर्ड पर हाथ रखता तो उसकी उंगलियां अनजाने में ही क्रॉसफायर के कीबाइंड पर टिक जातीं। इस तरह ऐसा लगता था कि क्रॉसफायर के कीबाइंड ज्यादा आरामदायक थे, खासकर WASD कुंजियां, जिनके ऊपर हथियार बदलने वाली कुंजियां 1234 थीं। दूसरे गेम्स भी हथियार बदलने के लिए 1234 का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अक्सर इसमें थोड़ी देरी लगती थी। हालांकि क्रॉसफायर में आगे की कुंजी पर उसकी मध्यमा उंगली होने से उसकी अनामिका आसानी से हथियार बदल सकती थी। साथ ही एक क्यू कुंजी भी थी जिससे हथियार बदले जा सकते थे, जिससे ये बहुत आसान हो जाता था। और रीलोडिंग के लिए एक कुंजी दबाना स्वाभाविक लगता था। उसकी कई सालों की मांसपेशियों की याददाश्त सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा खेलने के बाद ही बदल गई, जो उसे अविश्वसनीय लगा। क्राउच और साइलेंट वॉक बटन भी उसकी छोटी उंगली से दबाए जा सकते थे, यानी पूरे बाएं हाथ का काम का बंटवारा साफ था। बटनों को देखने या बटन दबाने के लिए हाथ हिलाने की जरूरत नहीं थी, जो कि बहुत आरामदायक था। कोई भी जटिल कीबाइंड नहीं थे, एक हाथ से सब कुछ दबाया जा सकता था। कुछ गनफाइट गेम्स में 1 दर्जन से ज्यादा कीबाइंड होते थे, जिन्हें एक हाथ से आसानी से नहीं चलाया जा सकता था। इससे क्रॉसफायर में उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई, खासकर फर्स्ट पर्सन परिप्रेक्ष्य, जिसने खिलाड़ियों को ज्यादा यथार्थवादी, तल्लीन और केंद्रित महसूस कराया। खेलना शुरू करने से पहले ही उसने अपनी समीक्षा दे दी थी। समझने में आसान, आरामदायक कीबाइंड, सहज और सहज। खेल की गुणवत्ता चाहे जो भी हो, अब तक उसने जो अनुभव किया था उससे कंपनी के प्रयासों का पता चलता था। जैसे ही नौसिखिया ट्यूटोरियल खत्म हुआ, उसे 2 बंदूकें भी मिलीं, एक M16, एक USP, एक ग्लॉक और एक ग्रेनेड। इन इनामों को देखकर लू शाओहुआ को लगा कि यह काफी अच्छा है। दूसरे खेलों में यह आमतौर पर सिर्फ एक पिस्तौल होती थी और राइफलें बाद में दी जाती थीं। हालांकि M16 को कोई अच्छी बंदूक नहीं माना जाता था, लेकिन इस खेल में राइफल मिलना पहले से ही अच्छा था। उसने इसे भी आजमाया, माउस की संवेदनशीलता को समायोजित किया और अब वह पूरी तरह से अनुकूलित हो सकता था। एक और बात यह थी कि दूसरे गनफाइट गेम बहुत ज्यादा यथार्थवादी थे। सिर पर या दिल पर गोली लगने से एक ही वार में मौत हो सकती थी। उसने अभी अभी देखा था कि क्रॉसफायर में ऐसा नहीं होता। सिर पर गोली लगने से एक ही वार में मौत नहीं होती, कम से कम M16 के साथ तो नहीं। उसे दूसरे आग्नेयास्त्रों के बारे में पता नहीं था। और शरीर पर गोली लगने से भी मौत नहीं होती, बस ज्यादा नुकसान होता है। पैरों पर गोली लगने से सबसे कम नुकसान होता है। कुल 100 स्वास्थ्य के साथ इस गेम प्ले ने एक बार फिर उसकी कही बात की पुष्टि की। यह आसान था, क्योंकि दूसरे खेलों में कभी कभी आप किसी प्रतिद्वंद्वी को 7 या 8 बार मार सकते थे और फिर भी वह नहीं मरता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, धड़ पर 4-5 गोलियां मारना निश्चित था। इस वजह से नुकसान का हिसाब लगाने या एक ही गोली से जान जाएगी या नहीं, ये सोचने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तय नुकसान का अंदाजा होने पर कोई बस गोली चला सकता था। फिर वह इन्वेंट्री में गया। उपहार में मिले हथियारों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। ऊपरी बाएं कोने में एक स्माइली चेहरा था। उस पर माउस घुमाने पर लिखा था निजी। यह एक सैन्य रैंक निकला, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने स्माइली चेहरे का इस्तेमाल क्यों किया। और कुछ न देखकर उसने सभी उपहार में मिले हथियार समेटे और लॉबी में चला गया। अंदर जाते ही उसने लॉबी का संगीत सुना, जिसने उसे तुरंत सीधा बैठा दिया। आवाज इतनी जोरदार लगी मानो वह युद्ध में जाने वाला हो। न्यूबी कैंप, टीम डेथमैच 1, टीम डेथमैच 20, बम मोड 1, घोस्ट मोड, एनिहिलेशन मोड। और कनेक्शनों की संख्या भी फुल दिखाई दे रही थी। कितना समय हो गया था, पहले से ही इतने सारे लोग थे। ये तो बस एक क्षेत्र के खिलाड़ी थे, बाकी क्षेत्रों का क्या। जब विक्की ने इसे डिजाइन किया था तो वह मूल क्षेत्र के साथ साथ कई उपक्षेत्रों का भी उपयोग करना चाहता था, लेकिन ये बहुत बिखरा हुआ होता।
इसलिए उसने मौजूदा मॉडल को ही अपनाया और इसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया: पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य। मध्य क्षेत्र को विशेष रूप से इसके अत्यधिक खिलाड़ी संख्या के कारण जोड़ा गया था। लू शाओहुआ ने सीधे टीम डेथमैच 20 चुना। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने एक क्लिक से प्रवेश कर लिया। अंदर 30 से ज्यादा चैनल थे, सभी लाल रंग से चिन्हित थे, जो खिलाड़ियों की अधिक संख्या को दर्शाता था। उसने अचानक एक पर क्लिक किया और सभी पर ट्रांसपोर्ट शिप लिखा था, जिसमें 16/16 खिलाड़ी थे। प्रति युद्ध केवल 16 लोग। ये बहुत कम है, लू शाओहुआ ने खुद से कहा। हो शाओहुआ, तुम पहले से ही अंदर हो। हम अभी भी नौसिखिया ट्यूटोरियल में फंसे हुए हैं। अंदर कैसा है? उसके साथ आए उसके दोस्त ने पूछा। अभी तक नहीं खेला है, मैं देख रहा हूँ। यहाँ प्रति मैच केवल 16 लोग हैं। नक्शा कितना बड़ा होना चाहिए? मुझे पहले इसका अनुभव करने दो। इस बिंदु पर उसने नीचे रूम बनाए विकल्प देखा। कुछ और देखे बिना उसने सीधे बनाए पर क्लिक किया और एक परिवहन जहाज का नक्शा बन गया। इससे पहले कि वह नक्शे को अच्छी तरह से देख पाता, 15 लोग तुरंत शामिल हो गए। खिलाड़ी संख्या के नीचे एक गेम शुरू करें संकेतक दिखाई दिया और उसने निर्णायक रूप से उस पर क्लिक किया। फिर सीजी के भीतर लोडिंग स्क्रीन आई। खेल में प्रवेश करते हुए उसने अपने चरित्र को नियंत्रित किया और चारों ओर देखा। अगर बाहर निकलते ही उसे गोली लग जाती तो क्या उसे अगले राउंड का इंतजार नहीं करना पड़ता? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके शरीर पर लाल रंग की चमक दौड़ गई और उसका स्वास्थ्य गिर गया। पात्र के मृत्यु ध्वनि प्रभाव से वह मारा गया। वह शिकायत करने ही वाला था, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि वह उसी जगह फिर से प्रकट हो गया। क्या तुम फिर से प्रकट हो सकते हो? इससे लू शाओहुआ को आश्चर्य हुआ। तब उसे याद आया कि नौसिखिए ट्यूटोरियल में टैब कुंजी दबाने का उल्लेख था। उसने देखा तो उसका वर्तमान स्कोर 0/1 था। यह नहीं चलेगा। इतने लंबे समय तक गनफाइट गेम खेलने के बाद वह इतना निराश कभी नहीं हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने एक व्यक्ति को पीली वर्दी पहने देखा। वह एक गार्जियन था जिसने नीली वर्दी पहनी हुई थी। उसने अपने क्रॉसहेयर को प्रतिद्वंद्वी पर खींचा और गोली चला दी। एक गोली शरीर पर, एक सिर पर। जल्द ही उसने 32/6 के प्रभावशाली स्कोर के साथ एक राउंड पूरा कर लिया। चूंकि किल काउंट 100 पर सेट था, इसलिए मैच 10 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। हालांकि खेल खत्म हो चुका था, फिर भी उसे और खेलने की इच्छा थी और वह रेडी स्क्रीन पर पहुंच गया। तब तक 15 अन्य खिलाड़ी भी तैयार हो चुके थे और कुछ उससे पूछ रहे थे कि वह इतना मजबूत कैसे हो गया। लू शाओहुआ, जिसके हाथ एक क्षण से गर्म हो चुके थे, अगले राउंड के लिए स्टार्ट पर क्लिक करने ही वाला था कि उसका दोस्त झुक गया। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? लू शाओहुआ ने बस एक शब्द में जवाब दिया, अच्छा। उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। तुम अभी भी शुरुआती ट्यूटोरियल में क्यों हो? जल्दी करो और हमारे साथ खेलने आओ। मैं तुम्हें खेलते हुए देख रहा था। तुम ये राउंड शुरू करो, मैं ट्यूटोरियल अभी खत्म कर दूंगा। लू शाओहुआ ने बिना समय गंवाए उसने एक और मैच शुरू किया। शिपिंग कंटेनर मैप पर अपना कहर जारी रखते हुए इस बार 40 से ज्यादा किल किए। उनकी तरफ से लगभग आधे किल उसके थे। यह एक अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक अनुभव था। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि कमरे में सभी लोग M16 का उपयोग कर रहे थे और कोई अन्य हथियार उपलब्ध नहीं था। जब बंदूकें एक जैसी थीं, तो उसका बेहतर निशाना स्वाभाविक रूप से उसे हावी होने का मौका देता था। मैच खत्म होने के बाद उसकी स्क्रीन पर एक रैंक अप सूचना दिखाई दी, जिसमें एक एकल पट्टी वाला प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा था। फिर वह कमरे से बाहर निकला और इन्वेंट्री में गया, क्योंकि उसे एक नई बंदूक उपहार में मिली थी। इन्वेंट्री में एक नया हथियार था, MP5। वह इस बंदूक से निश्चित रूप से परिचित था, क्योंकि यह अन्य खेलों में लोकप्रिय थी। चूंकि यह एक सबमशीन गन थी, इसलिए ये शिपिंग कंटेनर मैप के सीमित स्थानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। अपने दूसरे लोडआउट में इस हथियार को लगाने के बाद वह इन्वेंट्री से बाहर निकल गया। इस समय तक उसके कई दोस्तों ने भी शुरुआती ट्यूटोरियल पूरा कर लिया था। चूंकि वे सभी उसे पहले खेलते हुए देख चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से गेमप्ले मैकेनिक से परिचित थे। लू शाओहुआ ने एक कमरा बनाया, मित्र प्रणाली को समझने में कुछ समय बिताया, अपने दोस्तों को जोड़ा और फिर उन्हें आमंत्रित किया। उन पांचों ने गार्जियन पक्ष चुना और फिर उसने कमरे का पासवर्ड हटा दिया। देखते ही देखते कमरा भर गया। खेल शुरू होते ही उसके दोस्त ने पूछा, तुम्हारे हाथ में जो बंदूक है वह हमारी बंदूक से अलग क्यों है? एक पल घूरने के बाद उसने फिर पूछा, तुम्हें MP5 कहाँ से मिली? ये तो मुझे तोहफे में मिली थी। मेरी रैंक बढ़ने के बाद मिली होगी। वाह, तुम्हारे पास वाकई इतनी अच्छी चीज़ है। मुझे भी तो आजमाने दो। लू शाओहुआ ने बेबसी से आह भरी और बंदूक गिरा दी। शुरुआती ट्यूटोरियल में हथियार गिराने के बारे में बताया गया था, इसलिए अब उसे पता था कि यह कैसे करना है। उसके दोस्त ने MP5 तो पकड़ ली, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मौत हो गई। उसने लू शाओहुआ की ओर देखा। दफा हो जाओ, मैंने अभी तक इससे खेला भी नहीं है। इसे तुम्हें देना बेकार है।
ये कहते हुए वह फिर से जीवित हुआ, अपनी बंदूक उठाए और तबाही मचाने निकल पड़ा। तभी उसकी नज़र विरोधी टीम में एक महिला पात्र पर पड़ी। वह पात्र कहाँ से आया? राउंड खत्म होने के बाद उसने नीचे दिए गए चैट बॉक्स में टाइप किया, तुम्हें वह महिला पात्र कैसे मिला? कुछ सेकंड बाद किसी ने जवाब दिया, यह आइटम मॉल में ही बिकता है। उसने टाइप किया, मेरा इंतज़ार करो, और फिर जल्दी से आइटम मॉल ढूंढ लिया। आइटम मॉल खोलने पर उसने हथियारों का एक बड़ा संग्रह देखा, जो सभी उसे जाने पहचाने थे, जिनमें उसकी पसंदीदा AK-47 भी शामिल थी। हालांकि उसमें लिखा था कि इसे खरीदने के लिए कॉर्पोरल एक रैंक के साथ साथ 12,000 इन गेम करेंसी की ज़रूरत होगी। ये वीक चिन्ह वाला रैंक था और उसके पास उस समय सिर्फ एक बार था। न सिर्फ उसकी रैंक बहुत कम थी, बल्कि उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। उसके पास अभी केवल 800 इन गेम करेंसी थी। उसने M4A1 भी देखा, एक और हथियार जो दूसरे खेलों में बेहद लोकप्रिय था। हालांकि इसमें रैंक की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी इसकी कीमत $12,500 थी, जो बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी कोई बंदूक नहीं खरीद सकता। उसने स्क्रॉल किया और असली पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों का पेज ढूंढा। वहाँ फॉक्स हंटर नाम की एक महिला पात्र थी और वह महंगी नहीं थी, उसकी कीमत सिर्फ 38 मुद्रा की इकाइयाँ थी। उसने तुरंत 128 मुद्रा की इकाइयाँ जमा की और उस महिला पात्र को खरीद लिया। उसे खरीदने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कोई बोनस नहीं देती। हालांकि उसने तुरंत इसे तर्कसंगत बना दिया, अगर बोनस वाले पात्रों को पैसे से खरीदा जा सकता है तो यह उन खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा जो उन्हें नहीं खरीदते। उसने वह पात्र सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उसे उसका आकर्षक रूप पसंद था। पात्र को सुसज्जित करने के बाद वह वापस लौटा और खेल शुरू किया। महिला पात्र के रूप में खेलना और भी अच्छा लगा। उसके निशानेबाजी कौशल के कारण दूसरे खिलाड़ी उसे सचमुच हरा नहीं सकते थे, वे बस खेती के लिए थे। उसने कुछ और राउंड खेले और हालांकि वह जीतता रहा, लेकिन उसे मिलने वाला अनुभव और मुद्रा बहुत कम थी। आखिरकार अपना मनचाहा AK पाने के लिए उसे कितनी देर खेलना होगा? अरे साइको, अनुभव प्राप्ति बहुत धीमी है। क्या हमें कोई दूसरा मोड अपनाना चाहिए? उसके बगल में बैठे व्यक्ति का नाम लियू फैंग था, जिसे वह अक्सर साइको कहता था। बम डिफ्यूज़ल ट्राई करें तो कैसा रहेगा? मैंने अभी गेम मोड का विवरण पढ़ा है और ऐसा लगता है कि डिफ्यूज़ल मोड ज़्यादा अनुभव देता है। अच्छा लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। रुको, क्या डिफ्यूज़ल मोड टीम डेथमैच जैसा ही है? नहीं, यह अलग है। डिफ्यूज़ल राउंड आधारित है, हमलावर बम लगाते हैं और संरक्षक स्थलों की रक्षा करते हैं। लियू फैंग के समझाने के बाद उसे सब कुछ समझ आ गया और वे पांचों बम निष्क्रिय करने की स्थिति में आ गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने गार्जियन की तरफ चुना, ये सोचकर कि वे दुश्मन का इंतजार कर सकते हैं। वह वापस M16 पर आ गया। चूंकि निष्क्रिय करने वाले नक्शे टीम डेथमैच के नक्शों से बड़े थे, इसलिए लंबी दूरी के लिए राइफलें बेहतर थीं। चूंकि उन्होंने बिना कोई नक्शा चुने सीधे कमरा बनाया था, इसलिए डिफ़ॉल्ट नक्शा न्यू ईयर स्क्वायर था। कुल 8 खिलाड़ी थे। वह और उसके दोस्त साथ में बी साइड पर गए और दुश्मन का इंतजार करने लगे। उसने बक्सों के पीछे से कदमों की आहट सुनी और अपनी जगह पर डटा रहा। और अगले ही पल 3 लोग सीधे उसकी ओर बढ़े, कोनों या अपनी पीठ की जांच करना बिल्कुल भी न भूलते हुए, जिससे उसे उनकी पीठ पर एक साफ निशाना मिल गया। उसने पूरी मैगजीन खोल दी और उन तीनों को मार गिराया। 2 और को मारने के बाद माइक्रोफोन से एक टीम के साथी की आवाज़ आए, जल्दी करो, घूमो, 2 दुश्मन ए साइड में घुस आए हैं। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं दिखा और वापस उनके स्पॉन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने बम रखे जाने की आवाज़ सुनी। एक व्यक्ति उसके सामने से भागा। उस व्यक्ति को मारने के बाद वह चुपचाप आगे बढ़ा। उसे साइड के अंदर बचे हुए दुश्मन के स्थान का अंदाजा नहीं था। अप्रत्याशित रूप से दुश्मन बक्सों पर कूद रहा था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। उस व्यक्ति को तुरंत मारने के बाद उसने बम को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बम के पास पहुंचा, एक संदेश दिखाई दिया, निष्क्रिय करने के लिए ए दबाएं। बम के निष्क्रिय होते ही संरक्षक जीत गए, संदेश दिखाई दिया। निष्क्रिय करना मज़ेदार लगता है, लू शाओहुआ ने कहा। जल्द ही उसके अद्भुत कौशल के आगे विरोधी टीम एक भी अंक नहीं बना पाए और उन्होंने पूरे मैच में जीत का दावा किया। सेटलमेंट स्क्रीन के दौरान उसे 900 अनुभव अंक दिए गए, जिससे उसकी रैंक और बढ़ गई। वाह, ये तो बहुत अनुभव है। उसने इतनी बड़ी राशि की उम्मीद नहीं की थी, खासकर जब उसके बगल में बैठे लियू फैंग को केवल 500 अंक मिले थे। उसने अनुमान लगाया कि यह स्कोर से संबंधित हो सकता है। उसका अंतिम स्कोर 37/1 था, जिससे वह दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी से 20 से ज़्यादा किल आगे था। लियू फैंग का स्कोर 8/8 था, जो औसत था। उसके स्कोर जितना प्रभावशाली तो बिल्कुल भी नहीं था। समूह वहीं खेलता रहा। अनजाने में जब तक लू शाओहुआ ने ऊपर देखा, तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। क्या हो रहा है? लू शाओहुआ ने समय देखा, शाम के 6 बज चुके थे।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वे 6 घंटे से खेल रहे होंगे। समय कितनी जल्दी बीत गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बस थोड़ी देर ही खेला हो, फिर भी अंधेरा हो गया था। शाओ हुआ, क्या कर रहे हो? जल्दी करो और खेलो, लियू फैंग ने किनारे से आग्रह किया। उफ, भूख नहीं लगी क्या? हम कब से खेल रहे हैं? बस, लियू फैंग ने समय देखा। 6 कैसे बज गए? फिर उसने अपना पेट सहलाया, उसे थोड़ी भूख लग रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि हम खेलने में इतने मग्न हो गए हैं। बस क्रॉसफायर में बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या आज रात हम पूरी रात खेलेंगे? लियू फैंग के सुझाव पर बाकी लोगों ने सहमति जताई। पूरी रात खेलना ज़रूरी था, ये बहुत रोमांचक था। चलो पहले खाना खाते हैं। इसके बाद समूह ने अपने कंप्यूटर बंद कर दिए और खाना खाने चले गए। वे टहलते हुए अपने हाल के खेलों के बारे में बातें करने लगे। शाओ हुआ, तुम्हारा हुनर बहुत ज़बरदस्त है। तुम्हें हर राउंड में गोल्डन एस मिलता है। 2 राउंड के बाद विरोधी टीम के कुछ खिलाड़ी हार जाते हैं। हालांकि मेरा खेल और भी शानदार था। मैंने चुपके से उनकी नाक के नीचे बम निष्क्रिय कर दिया और उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। आधे घंटे बाद वे खेलते रहे। अब तक लू शाओहुआ ने अपनी पसंदीदा AK-47 खरीद ली थी, जैसा कि उसने चाहा था। उसे पता चला कि AK-47 किसी को भी एक ही बार में सिर पर गोली मारकर तुरंत मार सकती है। उसने खास तौर पर सिर पर निशाना साधा और एक ही राउंड में उसे कई बार सिर पर गोली लगी। अगर इस दुनिया में कोई चीट नहीं होता तो कोई ना कोई उस पर हैकिंग का शक जरूर करता। बस इसी तरह पूरा ग्रुप इंटरनेट कैफ़े में खेलता रहा। अगर आप पूरे कैफ़े में नज़र डालते तो ज़्यादातर लोग क्रॉसफायर खेल रहे होते। रात के 10 बजे के बाद भी इंटरनेट कैफ़े में चहल पहल थी। देर रात जैसी उम्मीद नहीं होती। अगले दिन विकी ने कमर कसी और ऑफिस में चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि रामू पहले से ही वहां बैठा है। ओह, ऐसा तो बहुत कम होता है, विक्की ने मजाक किया। अक्सर तुम सबसे आखिर में आते हो, हमेशा देर तक सोते रहते हो। आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो 8 बजे हैं और तुम पहले से ही यहाँ हो। रामू कॉफ़ी पी रहा था, उसके चेहरे पर एक अदम्य मुस्कान थी। क्या तुमने कल का डेटा देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, और मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। यह अच्छा ही होगा, वरना तुम यहाँ नहीं बैठे होते। ये सुनकर रामू ने अपना मुंह बंद कर लिया, जो बोलने ही वाला था। फिर उसने आगे कहा, कल वाकई बहुत अजीब था। डेटा अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था, इसने मुझे पूरी तरह से चकित कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। रामू उसने अपने कप में कॉफ़ी एक ही घूंट में ख़त्म कर दी। कौन सा रिकॉर्ड? विक्की भी उत्सुक था। आधे दिन के ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या। कल हमारे पास 60 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन उपयोगकर्ता थे। क्या ये डरावना नहीं है? चूंकि हमने 12 बजे लॉन्च किया था, इसलिए आंकड़े भी आधे दिन के हैं। और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले ही आश्चर्यजनक रूप से 90 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। हम लगभग 100 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। मुझे लगा था कि आंकड़े अच्छे होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने अच्छे होंगे। लीजेंड इतने लंबे समय से मौजूद है और इसके पंजीकृत उपयोगकर्ता केवल 13 करोड़ हैं। फिर भी क्रॉसफायर के पहले ही दिन इतने सारे पंजीकरण हो गए। कुछ दिनों तक ऑनलाइन रहने के बाद ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ को भी पार कर सकती है। बोलते बोलते रामू और उत्साहित हो गया। ये सामान्य था और विक्की की उम्मीदों के अनुरूप था। इस दुनिया में बड़ी संख्या में खिलाड़ी बंदूक थीम वाले खेलों का आनंद लेते हैं, लेकिन इन सभी खेलों में प्रवेश की एक बाधा होती है, जो मुख्य रूप से नौसिखियों के दौर के अनुकूल होती है। इस अवधि में कई दिन या आधा महीना भी लग सकता है। हालांकि क्रॉसफायर में प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं है। शुरुआती ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद आप खेल खेलना सीख जाते हैं। बाकी सब खिलाड़ियों की अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। रामू ने कंप्यूटर लिया, स्क्रीन पर डेटा देखा और कहा, कल इतने सारे लोग ऑनलाइन थे, तो राजस्व वास्तव में 17 करोड़। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी तो पहला ही दिन था और उन्होंने इतना कुछ बेच दिया था। उसने जल्दी से विक्की की तरफ देखा, तुमने इसमें क्या डाला? इतना राजस्व कैसे? लीजेंड की कई करोड़ की दैनिक और 100 करोड़ से ज्यादा की मासिक आय देखने के बाद भी उसने इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं देखा था। कौन सा खेल एक ही दिन में लगभग 2 करोड़ की आय कमा सकता है? मैंने तो बस एक किरदार बेचा है। खिलाड़ियों को बहुत कुछ खरीदना चाहिए था, लेकिन ये किरदार एक बार खरीदने के बाद स्थायी हो जाता है, इसलिए बाद में इससे ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। आह, तुमने एक स्थायी किरदार बेच दिया, तो फिर हम क्या पैसा कमाएंगे? रामू ने हैरानी से पूछा। विक्की अवाक रह गया। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और आगे बोला, क्या और किरदार नहीं हो सकते? और हाँ, अभी तो पहला दिन है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं। विक्की की बात सुनकर रामू आखिरकार निश्चिंत हो गया। क्रॉसफायर खिलाड़ियों की संख्या अभी भी ज्यादा है। बस रोजाना सवा का खर्च बहुत ज्यादा है, भविष्य में रखरखाव वगैरह की तो बात ही छोड़िए। तो
क्या आप आगे भी किरदार जारी करते रहेंगे? किरदारों के रिलीज के बीच का अंतराल जरूर लंबा होगा, कम से कम 2-3 महीने या आधा साल भी, वरना खिलाड़ियों को शिकायत होगी। रामू ने सिर हिलाया। बात तो सही थी, डेटा अब अच्छा था और खिलाड़ियों ने गेम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लगातार पे टू विन किरदार रिलीज करने से खिलाड़ियों की शिकायतें भी बढ़ेंगी। तो फिर भविष्य में मुद्रीकरण के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? तुम्हें लीजेंड का ऑक्शन हाउस अब भी याद है ना? ये सुनकर रामू पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। क्या क्रॉसफायर एक प्रतिस्पर्धी गेम नहीं था? उन्हें गिराने के लिए सामान कहाँ से मिलेंगे? और वे क्या बेच सकते थे? बंदूकें। मैं एक एक्सचेंज शुरू करने की योजना बना रहा हूँ, विक्की ने शांति से कहा। क्या एक्सचेंज? बूढ़ेजू, कृपया खिलवाड़ मत करो। हमारा डेटा पहले से ही बहुत अच्छा है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो हम आज का सबसे अच्छा गेम भी बन सकते हैं। इस समय रामू पहले से ही उस पुरस्कार पर नजर गड़ाए हुए था। ठीक है, अभी तुमने कहा था कि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, और अब जब मैं कुछ करने की तैयारी कर रहा हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम साफ तौर पर दो अलग अलग खेलों की बात कर रहे हो, एक बंदूक थीम वाला खेल और दूसरा राक्षस हत्या वाला खेल। क्या तुम क्रॉसफायर में कोई ड्रॉप सिस्टम लगाने की सोच रहे हो, जैसे किसी को मारने से उसका हथियार गिरने का मौका मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंदूकें तो सभी मुफ्त हैं। मैंने तो अभी तक सशुल्क बंदूकों को भी बिक्री के लिए नहीं रखा है। तो फिर क्या है? तुम्हें आधे महीने में पता चल जाएगा। बस इंतजार करो और देखो। उस समय ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। रामू ने विक्की पर भरोसा करना चुना। वह बस आदतन बोल रहा था। इतनी बार गलत साबित होने के बाद वह लगभग मोटे आदमी की तरह फूल गया था। वह अपना सबक कैसे न सीखे? क्या हमेशा से ऐसा ही नहीं था? हर बार जब वह कोई शक जाहिर करता तो जवाब उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होता। ठीक है, तुम अपने काम पर लग जाओ, मुझे वहां कुछ काम करने हैं। रामू उठकर चला गया। विक्की ने भी अपना कंप्यूटर खोला और एक्सचेंज से संबंधित मामलों को समायोजित करने की तैयारी करने लगा। विक्की अपने कंप्यूटर के सामने बैठा एक्सचेंज के बारे में सोच रहा था। एक्सचेंज मॉडल, कह सकते हैं, उसकी पिछली दुनिया में क्रॉसफायर से बचा था, खासकर तरह तरह के हथियारों के विजुअल इफेक्ट, स्किन और साउंड कार्ड। उसे याद आया कि कैसे उसने आइटम मॉल में सिर्फ पानी की जांच करने के लिए 10 युआन खर्च किए थे, लेकिन एक भी चीज नहीं निकाली थी। फिर उसने कुछ चाबियां बदली और क्रेट खोलने चला गया। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे एक स्थायी विजुअल इफेक्ट भी मिल सकता था। उसकी सबसे अच्छी किस्मत तब आई जब उसने ब्लैक नाइट के लिए एक बैंगनी नारंगी विजुअल इफेक्ट खोला, जिसे उसने तुरंत 50,000 CF पॉइंट्स में बेच दिया। बदकिस्मती से उसके बाद उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही और उसने कुछ भी बढ़िया नहीं खोला। अब यहाँ उसने एक्सचेंज लॉन्च करने की योजना बनाई ताकि खिलाड़ी उस पर आइटम खरीद और बेच सकें। क्रेट भी पहले जैसे ही होंगे। अगर खिलाड़ी कुछ राउंड के बाद भाग्यशाली रहे तो उन्हें क्रेट ड्रॉप मिल सकता है। और इस बार किंवदंती की तरह क्रेट 3 प्रकारों में विभाजित होंगे, एक किल आइकन के लिए, एक स्किन के लिए और एक सीमित समय के हथियारों के लिए। क्रॉसफायर में 3 सबसे लोकप्रिय हथियार M4, AK और तोप स्नाइपर राइफल थे, और उन्होंने तोप यानी बैरेट को सीधे मॉल में बेचने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह इसे क्रेट में रखते और खिलाड़ियों को उन्हें खोलने देते। और इसके तुरंत बाद उन्होंने चैलेंज मोड और ज़ॉम्बी मोड लॉन्च करने की योजना बनाई। उस समय ये क्लासिक मुहावरा इंटरनेट कैफे में फैल सकता था, तोप के लिए चांदी। इसके अलावा उन्होंने कई मैगजीन नहीं पेश की थी, केवल मूल मैगजीन थी, और आर्टिफैक्ट्स, शक्तिशाली प्रीमियम बंदूकें द्वारा प्रदान की गई कोई बढ़ी हुई क्षमता नहीं थी। सब कुछ सामान्य था, इसलिए वह ज़ॉम्बी मोड की विस्फोटक लोकप्रियता का अनुमान लगा सकते थे। ज़ॉम्बी मोड खेलते समय राइफलें और सबमशीन गन निश्चित रूप से काम नहीं करेंगी। 2 क्लिप और आपके पास गोला बारूद खत्म हो जाएगा। केवल मशीन गन का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि मॉल में GP गन खरीदी जा सकती थी, लेकिन वे निश्चित रूप से चैलेंज मोड में अर्जित MG3 जितनी अच्छी नहीं होंगी। फिलहाल प्राथमिकता एक्सचेंज को अंतिम रूप देना और लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी करना था। शायद तब लोगों को एक्सचेंज के अंदर सभी प्रकार के सीमित समय के हथियार और चिन्ह दिखाई देंगे। स्किन क्रेटों की बात करें तो विकी ने ड्रॉप रेट बेहद कम रखा था। प्रेरणा अभी भी आर्टिफैक्ट स्किन से ही मिली। फायर किरण, थंडर गॉड, डिस्ट्रॉयर और फैंटम गॉड की स्किन्स के बारे में सोचकर ही पता चल जाता था कि इनसे कितना पैसा कमाया जा सकता है। और उसने अत्यधिक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट गन्स बनाने की भी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उनके गन मॉडल क्लासिक थे, इसलिए विकी ने इन आर्टिफैक्ट्स को सीधे स्किन्स में बदलने की योजना बनाई। अग्नि किरण और थंडर गॉड जैसी क्लासिक बंदूकों को त्यागना बहुत बड़ी बर्बादी होगी, खासकर इन दोनों हथियारों का सुंदर डिजाइन जो क्रॉसफायर में बेहतरीन था। स्कूल के दिनों में कौन सा छात्र थंडर गॉड के मालिक होने का सपना नहीं देखता था। उसके सहपाठियों को भी उसे जोड़ो और एक ब्लैक ड्रैगन पाओ जैसी बातों से ठगा गया था।
हालांकि अब ये आम बात हो गई थी, लेकिन ये उनके छात्र जीवन की प्यारी यादें थीं। वर्तमान संस्करण में, जहां हर कोई साधारण लकड़ी और काले लोहे की बंदूकों का उपयोग करता है, थंडर गॉड और अग्नि किरण का रूप तुरंत लोकप्रिय हो जाएगा। बहुत से खिलाड़ी निश्चित रूप से इन्हें चाहेंगे। जहां तक अंतिम दृश्य प्रभावों की बात है, शायद वह कई आर्टिफैक्ट स्किन जारी होने के बाद इन्हें पेश करेगा। बेशक वह बहुत ज्यादा दृश्य प्रभाव नहीं बनाएगा, उसके पिछले जीवन में बहुत सारे थे क्योंकि हीरो स्तरीय हथियार बहुत आम थे। बाकी चीजों के बारे में उसने अभी तक उनके बारे में नहीं सोचा था और बाद में उनसे निपटेगा। अभी उसका ध्यान इन वस्तुओं को बेहतर बनाने पर था। शायद बाद में वह दूसरे गेम्स जैसे मिशन अगेंस्ट टेरर और CS:GO के गेम प्ले एलिमेंट्स भी इसमें जोड़ सके। पहले तो उसने मिशन अगेंस्ट टेरर बनाने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद उसने मना कर दिया। इन तीनों गेम्स में एक जैसा PvP गेम प्ले और कुछ मैप्स एक जैसे थे, लेकिन लोकप्रियता के मामले में क्रॉसफायर उससे भी ज्यादा लोकप्रिय था। जहां तक मिशन अगेंस्ट टेरर की बात है तो यह उसके पिछले जन्म में काफी लोकप्रिय था, खासकर इसका PvE मोड। बाद में इसे इमोर्टल वारफेयर कहा जा सकता था। CS:GO की बात करें तो हालांकि उसने इसे अपने पिछले जन्म में खेला था, उसे हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। खासकर जब से वह कुछ समय के लिए क्रेट खोलने का आदी हो गया था। उन्हें खोलने के कई साल बाद भी उसे एक भी सोने की चीज नहीं मिली, जिससे साबित हुआ कि उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। उसने 70 या 80 क्रेट खोले और सिर्फ 2 लाल चीजें मिलीं। उसने वे 2 महीने इंस्टेंट नूडल्स खाकर बिताए और बाद में जब भी वह उन्हें देखता तो उसका पेट खराब हो जाता। अब क्रॉसफायर एक्सचेंज लगभग CS:GO सिस्टम जैसा ही था, कोई कह सकता है कि वे एक जैसे ही थे। उनके संशोधनों के बाद यह तरीका पूरी तरह से एकीकृत हो गया था। उन्हें बस धीरे धीरे योजना बनाने की जरूरत थी, क्योंकि खेल अभी भी लचीला था। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ, खासकर एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में, उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि खिलाड़ी क्या चाहते हैं। इसके अलावा ये केवल दूसरा गेम था, उन्हें बाद में अन्य क्षेत्रों में विकास करना था और वे केवल PC गेम्स पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। उन्होंने कंसोल गेम्स और मोबाइल गेम्स भी बनाने की योजना बनाई। उदाहरण के लिए एक स्विच कंसोल विकसित करना, या फिर 3A मास्टरपीस भी। अगर वे अभी चाहते तो 3D क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति को तुरंत बना सकते थे। इस किरदार की लोकप्रियता दुनिया भर में बेहद ज्यादा थी, ठीक वैसे ही जैसे कहावत है, XXXX को नहीं खो सकता, जैसे पश्चिम 4X को नहीं खो सकता। हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन इससे पता चलता था कि यह किरदार कितना आकर्षक था। बेशक अभी के लिए वह कदम दर कदम आगे बढ़ेगा। कंपनी का दायरा बढ़ाने के बाद ही वह अगले कदम के बारे में सोच पाएगा। हालांकि क्रॉसफायर के स्थिर होने के बाद ही वह अगला कदम उठा पाएगा, जो मोबाइल गेम बाजार में आगे बढ़ना था। उसे याद है जब स्मार्टफोन पहली बार आए थे, वह तब भी छोटा था और अपनी बड़ी बहन को फोन पर खेलने के लिए परेशान करता था। खासकर वे कुछ गेम जो उसे अब भी साफ साफ याद थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फोन मिलने के बाद वह एंग्री बर्ड्स के कुछ राउंड खेलता था। अगर वह एक लेवल पास नहीं कर पाता तो वह गेम बंद कर देता और अगले लेवल पर चला जाता। वह थोड़ा तनाव दूर करने के लिए फ्रूट निंजा के कुछ राउंड खेलता था, लेकिन अगर वह बम काटता रहता तो वह परेशान हो जाता। उसने सबसे ज्यादा समय तक टेम्पल रन गेम खेला, कभी कभी वह घंटों खेलता रहता और खूब मजे करता। और ये खेल बिल्कुल वही थे जिनकी इस दुनिया में कमी थी। उसने अभी तक सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम्स के बारे में सोचा था। बेशक सिंगल प्लेयर गेम्स की बात करें तो एक जमाने का लोकप्रिय गाजर फैंटेसी गेम भी था। इसे भी विकसित किया जा सकता था। इसके बाद ऑनलाइन गेम्स थे, डेली डैश और बॉल बॉल, जिनके वह सबसे ज्यादा दीवाने थे वे थे। हालांकि ये दोनों गेम एक ही समय में रिलीज नहीं हुए थे, फिर भी ये दोनों बेहद लोकप्रिय थे। बेशक कंपनी के पास उस समय एक भी मोबाइल गेम नहीं था, और सिर्फ मोबाइल गेम्स ही नहीं थे। इस दुनिया में भी मोबाइल गेम्स बेहद दुर्लभ थे। उनकी गुणवत्ता घटिया थी और वे सिर्फ समय बिताने के लिए बनाए जाते थे। गेमिंग बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाली गूज फैक्ट्री ने भी मोबाइल बाजार पर कब्जा करने की जल्दी नहीं की, जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में अभी भी मोबाइल गेम्स को प्राथमिकता नहीं दी जाती। जहां तक 3A गेम्स की बात है तो घरेलू स्तर पर लगभग कोई भी नहीं था। अगर कभी कभार कुछ गेम डेवलपर्स ने 3A की कोई उत्कृष्ट कृति डिजाइन करने की घोषणा भी की तो हमेशा ज्यादा बातें ही होती थीं और शायद कोई आगे की कार्रवाई भी नहीं होती। इसलिए उनके पास ढेरों गेम उपलब्ध थे और वे 4399 से भी गेम निकाल सकते थे। उनका ये भी मानना था कि सभी 4399 मिनी गेम्स निकालकर वे अपने प्रतिस्पर्धियों को हरा सकते हैं। अक्सर गेम जितना सरल होता था उतना ही लोकप्रिय होता था, जैसे तारांकन, फायरबॉय और वाटर गर्ल। आगे का रास्ता लंबा था, वे भविष्य के गेमिंग राजवंश को भी देख सकते थे। जैसे जैसे दोपहर नजदीक आती गई, क्रॉसफायर के बारे में ढेरों पोस्ट और वीडियो ऑनलाइन आने लगे। रिकॉर्ड तोड़ 3 दिन का प्री रजिस्ट्रेशन, पहले ही दिन 6 लाख खिलाड़ी एक साथ।
क्रॉसफायर कैसा है और झांग ही बताएंगे। क्रॉसफायर के कल के प्रभावशाली आंकड़ों ने पूरे गेमिंग उद्योग में धूम मचा दी। अकेले इस आंकड़े ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है और चूंकि घरेलू FPS गेम पूरी तरह से गड़बड़ रहे हैं, इसलिए शूटर गेम पसंद करने वाले खिलाड़ियों की क्रॉसफायर से और भी ज्यादा उम्मीदें थीं। दिग्गज द्वारा स्थापित मिसाल को देखते हुए उन्हें लगा कि कंपनी का अगला गेम निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा, लेकिन इसे खेलने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ यह न सिर्फ मज़ेदार था बल्कि उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था, अंतर्राष्ट्रीय शूटर गेम से भी ज्यादा मनोरंजक। इसने निस्संदेह खिलाड़ियों को इसे खेलते ही इस गेम से प्यार हो जाने पर मजबूर कर दिया, और यह प्रचार उन खिलाड़ियों को भी आकर्षित करेगा जो अभी भी क्रॉसफायर में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। विक्की को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्रॉसफायर अपनी गुणवत्ता के कारण खिलाड़ियों की सर्वसम्मत प्रशंसा जीत सकता था। इसके अलावा ये सिर्फ शुरुआती संस्करण है और कुछ नहीं। जब स्पिरिट फॉक्स और ब्लेड दिखाई देंगे तो निश्चित रूप से एक और क्रेज पैदा होगा। स्पिरिट फॉक्स को ज़मीन पर पड़ा देखकर कौन सा खिलाड़ी उनके पास जाकर उन्हें नहीं देखेगा। इसके अलावा विकी अगले संस्करण में एक बायोकेमिकल मोड और कई मैप्स लाने की योजना बना रहा है, जिन्हें स्पिरिट फॉक्स और ब्लेड के साथ रिलीज किया जाएगा। भविष्य में खिलाड़ियों की संख्या जरूर बढ़ेगी। बेशक स्किन संस्करण में अभी थोड़ी देरी होगी। ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी रिलीज नहीं की जा सकती, इन्हें तभी लॉन्च किया जाना चाहिए जब खिलाड़ियों को ब्लैक आयरन M4 पसंद न आए। बेशक क्रॉसफायर में सबसे बड़ा सम्मान निस्संदेह चैंपियनशिप का खिताब है। इस बार वह घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि खेल को दुनिया भर में फैलाएंगे। खेल को दुनिया भर में फैलाकर और दूसरे देशों में खिलाड़ियों को लाकर ही वह अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं। उस समय विश्व चैंपियन का खिताब एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई क्लब नहीं है और जाहिर है वे अभी कोई लीग भी नहीं है। इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छुक टीमों का चयन अभी भी जमीनी स्तर से ही करना होगा। उनका चयन कैसे किया जाए, यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है। विक्की का वर्तमान विचार लीजेंड की तरह ही एक रैंकिंग मैच प्रणाली स्थापित करना है। क्रॉसफायर में मूल रूप से यह सुविधा थी और अपने पिछले संस्करण में यह बहुत लोकप्रिय थी, बस उसे इसे जोड़ना है। विक्की यहाँ भी कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं बना रहा है। जहाँ तक उस कष्टप्रद हथियार प्रतिबंध मोड की बात है, वह उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बहुत ही घिनौना है। अगर कोई सिर्फ M4 और QBZ चलाना जानता हो और रक्षक पक्ष चुनने के बाद बंदूक प्रतिबंधित हो जाए तो वह बस देखता ही रह जाएगा फुसफुसाते हुए। दरअसल हथियार प्रतिबंध की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। खिलाड़ियों ने अभी तक सभी बंदूकों में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है और वे सभी साधारण हथियार हैं, कोई ज़बरदस्त हथियार नहीं। उदाहरण के लिए जो खिलाड़ी फैंटम, जो बुरे होते हैं लेकिन स्नाइपर खेलना पसंद करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अनावश्यक है। साथ ही रैंक वाले मैचों में ऐक नहीं होगा, यानी बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट। हालांकि ये आइटम अभी जारी नहीं किए गए हैं, विक्की को लगता है कि इन्हें पेश किया जा सकता है और चैलेंज मोड आने पर इन्हें लॉन्च करने की योजना है। जैसे जैसे खेल की लोकप्रियता बढ़ेगी, इस बार यह पहले के लीजेंड से भी ज़्यादा रोमांचक होगा। आप ऑनलाइन 2 वीडियो स्क्रॉल करके क्रॉसफायर के बारे में आसानी से वीडियो पा सकते हैं। इसी तरह इसने बड़ी संख्या में अन्य गेम स्ट्रीमर्स को भी क्रॉसफायर खेलना शुरू करने के लिए प्रेरित किया, खासकर उन स्ट्रीमर्स को जिनकी पृष्ठभूमि शूटर गेम्स की थी। पूरे दिन अन्य शूटर गेम्स के खिलाड़ियों की संख्या में भारी गिरावट आई, खासकर गूज फैक्ट्री के। क्रॉसफायर ने न केवल खिलाड़ियों को खुश किया, बल्कि जो लोग गेम नहीं खेलते उन्हें भी अच्छा लगा, क्योंकि क्रॉसफायर मुफ्त है और इसकी प्रतिष्ठा व्यापक रूप से जानी जाती है। बेशक इसमें गूज फैक्ट्री शामिल नहीं है। इस समय गूज फैक्ट्री के स्टूडियो बिल्डिंग के एक कार्यालय में महाप्रबंधक लिन ने एक बार फिर सभी को एक बैठक के लिए बुलाया, जो अभूतपूर्व थी। आमतौर पर महाप्रबंधक लिन महीने में एक बार या कुछ महीनों में ही बैठक बुलाते थे, लेकिन हाल ही में लगातार हो रही बैठकें महाप्रबंधक लिन की अधीरता को दर्शाती हैं। बैठक कक्ष में सभी चुप थे, पूरा कमरा शांत था, यहाँ तक कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। महाप्रबंधक लिन सबसे पहले बोले, हम फिर से असफल हो गए। हमें लगा था कि वे कोई रणनीति निकालेंगे, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित रूप से सीधे एक नया गेम लॉन्च कर दिया। उनका एहसास 2 समान खेलों के आपस में लड़ने जैसा था। जब आप किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, तभी दूसरा पक्ष हार मान लेता है, टेबल पलट देता है और कुछ नया खेलना शुरू कर देता है। जैसे ही क्रॉसफायर रिलीज हुआ, वे तुरंत जोकर बन गए। उनका खेल, जिसने किंवदंती की नकल की थी, 3 दिनों के भीतर ही दम तोड़ गया। मूल रूप से 50 मिलियन खिलाड़ियों की संख्या से ये सीधे 30 मिलियन पर आ गई। उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में 20 मिलियन गंवा दिए। यह उनका पहला मुफ्त टू प्ले गेम था और उन्होंने ऐसे नतीजे की कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने से भी कम समय में खिलाड़ियों की संख्या एक नए निचले स्तर पर पहुंच जाएगी।
उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस अवधि में वे मुफ्त गेम के जरिए प्रतिष्ठा अर्जित कर पाएंगे, लेकिन कंपनी के जवाबी उपाय बहुत जल्दबाजी में थे। उन्होंने अभी अभी इसकी घोषणा की थी और कुछ ही घंटों में कंपनी ने भी अपने गेम की घोषणा कर दी। उन्हें जश्न मनाने का भी समय नहीं मिला था कि कंपनी ने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। कई कारणों से इस बार वे बुरी तरह हार गए। वह बस समझ नहीं पा रहा था। दूसरे खेलों में ये रणनीति हमेशा अचूक रही थी, लेकिन कंपनी के साथ उन्हें लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा। जिस गेम को विकसित करने में इतना समय और मेहनत लगी थी, वह यूं ही बर्बाद हो गया। इससे न केवल संसाधनों का नुकसान हुआ, बल्कि प्रतिष्ठा का भी। अब असीमित युद्ध शिकायतों से भरा है। अब जो खिलाड़ी बचे हैं वे सभी वे हैं जिन्होंने पैसा खर्च किया है। फिर उसने सबकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे क्या विचार हैं? अगर कोई उपाय होता तो वह अच्छा ही होता। कोई कुछ नहीं बोला। न बोलना ही बेहतर था। अगर कोई कुछ गलत कहता तो उसे जरूर डांट पड़ती। इस समय लियू कैफिंग ने स्क्रीन पर डेटा देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। ओह, आपके क्या विचार हैं? महाप्रबंधक लिन ने पूछा। इस गेम के डिजाइनर होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सब कुछ पता था। लियू कैफिंग बड़ी स्क्रीन के पास गए और बोले, इस असफलता से हमने एक सबक भी सीखा है, और वह है सिस्टम। कंपनी का गेम न केवल मुफ्त है, बल्कि यह गेम के भीतर निष्पक्षता भी सुनिश्चित करता है। संक्षेप में, संतुलन बहुत अच्छा है। इसके विपरीत हमारा गेम हालांकि न मात्र मुफ्त है, इसमें कई टॉप अप पोर्टल हैं। इससे पैसे खर्च करने वाले खिलाड़ियों को बेहतर गेमिंग अनुभव मिलता है। इसके विपरीत जो खिलाड़ी पैसे खर्च नहीं करते, वे केवल उन खिलाड़ियों से हार सकते हैं जो पैसे खर्च करते हैं। तो हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? खैर, जो खिलाड़ी पैसे खर्च नहीं करते वे पहले ही जा चुके हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों का क्या जिन्होंने पैसे खर्च किए? वे अभी तक नहीं गए हैं। मैनेजर लिन ने भौहें चढ़ाईं और एक पल सोचा। ऐसा लग रहा था कि मामला यही था। अब जबकि उनका गेम मुफ्त था और उन्होंने कुछ पेड फीचर्स भी शुरू कर दिए थे, तो क्यों न उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाए? अगर वे उन खिलाड़ियों को नहीं रख सकते जिन्होंने पैसे खर्च नहीं किए, तो वे उन खिलाड़ियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे जिन्होंने पहले ही पैसे खर्च कर दिए थे। हालांकि यह समूह बड़ा नहीं था, लेकिन सौभाग्य से सब खुला था और उनके पास लाखों खिलाड़ी थे। ये लोग अभी भी गेम खेल रहे थे और उन्होंने कोई रेटिंग नहीं दी थी। शायद वे शुरू से ही गलत दिशा में जा रहे थे। जारी रखें, मैनेजर लिन ने कहा। लियू कैफिंग ने आगे कहा, मैंने कल डेटा संकलित किया था। वर्तमान में वॉर ऑफ द लिमिटलेस में भुगतान करने वाले खिलाड़ी कुल खिलाड़ियों का 5वां हिस्सा हैं। और इन भुगतान करने वाले खिलाड़ियों में जिन्होंने 100 मुद्रा इकाई से ज्यादा खर्च किए हैं, वे 15% हैं। खासकर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले खिलाड़ी पहले ही 20,000 तक पहुंच चुके हैं। मैंने एक आंतरिक खाता भी खोला जिसकी खर्च सीमा 30,000 थी। सिर्फ 1 घंटा खेलने के बाद मुझे लगा कि यह अनुभव शानदार था। मुझे लगता है कि अमीर खिलाड़ी जरूर खर्च करना जारी रखेंगे, क्योंकि डिजाइन चरण के दौरान प्रतिस्पर्धी मोड को लीजेंड की तरह संतुलित नहीं रखा गया था, इसलिए उच्च विशेषता वाले उपकरणों को भी प्रतिस्पर्धी मोड में लाया जा सकता है। इस तरह उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ी दूसरों को सब्जियां काटने की तरह आसानी से मार सकते हैं। यही बात खेती के राक्षसों पर भी लागू होती है। दूसरों को एक को हराने में 1 मिनट लग सकता है, लेकिन भुगतान करने वाले खिलाड़ी को बस कुछ ही वार करने पड़ सकते हैं। ये तरीका भुगतान करने वाले खिलाड़ियों को बेहद अच्छा अनुभव प्रदान करता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा अगला कदम भुगतान करने वाले खिलाड़ियों के इस समूह की सेवा करना और उन्हें और भी बेहतर गेमिंग अनुभव प्रदान करना होना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि हम ज्यादा खर्च करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक समर्पित ग्राहक सेवा लाइन खोल सकते हैं। मैनेजर लिन ने सिर हिलाया। अगर खिलाड़ियों से पैसा कमाना नहीं था, तो गेम बनाने का क्या उद्देश्य था? हमने पहले ही एक मुफ्त गेम जारी कर दिया है और आपको मुफ्त में खेलने की अनुमति दे दी है। आपको और क्या चाहिए? सिर्फ पैसे देने वाले खिलाड़ियों पर ही हमारा ध्यान जाएगा। जहां तक पैसे न देने वाले मुफ्तखोरों की बात है, तो तुम सिर्फ पैसे देने वाले खिलाड़ियों के लिए तोप का चारा बनने के लायक हो। ठीक है, ये योजना काम करती है। हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब से इसी दिशा में आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि मासिक परिणाम आने पर तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतना कहकर मैनेजर लिन उठ खड़े हुए और चले गए। मैनेजर लिन को जाते देख बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। मैनेजर लिन का नाराज न होना ही सबसे अच्छा नतीजा था। लियू कैफिंग ने फिर आगे की व्यवस्था शुरू कर दी। एक इंटरनेट कैफे के अंदर लू शाओहुआ, लियू फैंग और कुछ अन्य लोग फिर से ऑनलाइन आ गए थे। कल वे सुबह 8 बजे तक खेलते रहे, पूरी रात गेम खेलते रहे। वापस आकर सो जाने के बाद वे आज फिर खेलने के लिए वापस आ गए। ये गेम बहुत मज़ेदार था। अब उन्हें दूसरे शूटिंग गेम खेलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पांचों ने तुरंत एक दूसरे के बगल वाली सीटें चुन ली। इंटरनेट कैफे में 5 लोगों की कतार
लॉग इन करो, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, लियू फैंग ने अपने कीबोर्ड से धूल झाड़ते हुए कहा। ओह प्लीज़, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन तुम्हें खेलना बहुत पसंद है। हर राउंड में तुम्हारा स्कोर नेगेटिव आता है, और एक बार तो तुम 1/9 भी गए थे, उसके बगल वाले ने मजाक उड़ाया। छी, मानो तुम बहुत ताकतवर हो। मैं भी काम का हूँ, ठीक है। मेरे बम लगाने के हुनर कमाल के हैं। बहस बंद करो और जल्दी से कमरे में आओ, लू शाओहुआ ने सबको अंदर खींचते हुए कहा। चलो आज नक्शे बदलते हैं। हमने पूरी रात न्यू ईयर स्क्वायर खेला। कुछ नक्शे देखने के बाद लू शाओहुआ ने एक अच्छा सा नक्शा चुना, धूल दो। यह नक्शा काफी अच्छा लग रहा है, चलो इसी पर चलते हैं। फिर उसने पूरा नक्शा देखा। यह आतंकवादियों के लिए फायदेमंद लग रहा था, क्योंकि बीच में 2 रास्ते थे। अगर आतंकवाद रोधी दस्ते उन जगहों पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्हें बम साइटें पर 2 लोगों और बीच वाले रास्ते के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होगी। इसका मतलब था कि उनकी सेनाएं पूरी तरह बिखर जाएंगी, और साइटें और साइट भी एक दूसरे से काफी दूर थे, साथ ही नक्शा भी बड़ा था। उन 5 ने आतंकवादी बनना चुना, फिर उस कमरे को सार्वजनिक कर दिया और वह तुरंत भर गया। जो खिलाड़ी शामिल हुए थे उनकी रैंक ऊंची थी, उनमें से एक के पास तो 2 भी थे, जिससे लू शाओहुआ थोड़ा हैरान हुआ। लू शाओहुआ ने निर्णायक रूप से खेल शुरू किया। अंदर घुसते ही लू शाओहुआ ने तुरंत कहा, मेरे पीछे आओ। उन्होंने सीधे एक की ओर जाने का फैसला किया, जो एलॉन दिशा की ओर बढ़ रहा था। चूंकि लू शाओहुआ पहले स्थान पर था, वह तेजी से भागा और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसके पीछे के लोगों ने पहले से ही अपने हथगोले तैयार कर रखे थे। आखिरकार वे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दूसरे शूटिंग गेम्स खेले थे और पहली ही कोशिश में उपयोगी चीजें फेंकना जानते थे। जैसे ही वे एक डोर से बाहर निकले, उन्होंने 2 लोगों को देखा। लू शाओहुआ ने 2 सीधी गोलियां चलाईं और ऊपरी बाएं कोने में 2 हत्या की घोषणाएं दिखाई दी, दोनों ही सिर पर लगीं। AK-47 पकड़े लू शाओहुआ पूरी तरह से हावी था। उसकी माउस सेंसिटिविटी बहुत कम थी और उसका क्रॉसहेयर हमेशा सिर पर निशाना साधे रहता था। खासकर क्योंकि AK-47 की पहली गोली इधर उधर नहीं जाती, इसलिए वह ठीक वहीं लगी जहां उसने निशाना साधा था। तभी उसके पैरों पर एक ग्रेनेड गिरा। इसने उसके 40 स्वास्थ्य अंक तुरंत उड़ा दिए। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वह ग्रेनेड कहाँ से आया? यह उसके पैरों पर कैसे गिरा? मेरी गलती शाओहुआ, मेरा हाथ फिसल गया, लियू फैंग ने हंसते हुए कहा। धिक्कार है, तुमने तो अभी अभी एक टीममेट को ही चकनाचूर कर दिया। लू शाओहुआ उसे मुक्का मारने के लिए बेताब था। अगले ही पल दुश्मन के बम साइट ए से 3 ग्रेनेड फेंके गए। उन्होंने लू शाओहुआ को तुरंत आसमान में उड़ा दिया। अपना नजरिया बदलकर लियू फैंग पर आते देख लू शाओहुआ ने तुरंत एक मुक्का मारा। तुमने तो टीम को बर्बाद ही कर दिया। क्या तुम दुश्मन के अंडरकवर एजेंट हो? लियू फैंग, जिसने अभी अभी M4 से किसी को मारा था, ने कंधे उचका दिए। समूह ने बम साइट ए पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। बम लगाने के बाद उन्होंने उसकी रक्षा की। कुछ लोग एलॉन दिशा पर नजर रख रहे थे और 2 अन्य ए-शॉट दिशा की रखवाली कर रहे थे। ए-शॉट की रखवाली करने वालों के लिए कोई दुश्मन नहीं आया, लेकिन कई ग्रेनेड जरूर आए। बम साइट ए की रक्षा के लिए उनके पास केवल 3 लोग थे, बाकी दुश्मन टीम बी और मिड लेन पर थी। सौभाग्य से वे एकजुट रहे, जिससे उन्हें ये राउंड जीतने में मदद मिली। तुम आगे जाओ, लू शाओहुआ ने उदास भाव से कहा। उसे डर था कि कहीं वह आदमी फिर से गलती करके उस पर ग्रेनेड न फेंक दे। अगर उसने अभी उस पर ग्रेनेड न फेंका होता तो वह निश्चित रूप से नहीं मरता। लियू फैंग अनिच्छा से आगे बढ़ा। चूंकि उसके पास कौशल नहीं था, उसका काम बस निशाना बनना था ताकि उसके पीछे वाले लोग उस पर गोलियां चला सकें। इस बार उन्होंने फिर से एलॉन पर हमला किया। जैसे ही लियू फैंग ने अपना आधा शरीर उजागर किया, धमाका। वह तुरंत गिर पड़ा। मैं तुरंत कैसे मर गया? मेरे सिर पर तो गोली भी नहीं लगी थी। उसने किल फीड देखा। वह एक स्नाइपर था। हे भगवान, उसे गोली लग गई। ये पहली बार था जब वह किसी स्नाइपर से मारा गया था। परसों पूरी रात उसने बिना किसी स्नाइपर का सामना किए खेला था, लेकिन इस बार उनका सामना एक स्नाइपर से हुआ और वह कुशल लग रहा था। क्या तुमने देखा कि वह कहाँ था? लू शाओहुआ ने पूछा। मैंने कुछ नहीं देखा। ये कहने के बाद उसे एक और मुक्का लगा। मैं जाकर देखता हूँ, लू शाओहुआ के बगल वाले व्यक्ति ने बाहर कूदने से पहले कहा। जैसे ही वह बाहर कूदा, उसे गोली मार दी गई। मैंने उसे देखा, वह बक्सों के ऊपर है, एक किराए के कमरे में। बिखरे बालों वाला एक थोड़ा सा लापरवाह आदमी बिना शर्ट के कंप्यूटर के सामने बैठा था। तुम्हारी हिम्मत बाहर कूदने की। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी बड़ी स्नाइपर राइफल के साथ तुम में से कोई भी अंदर घुस नहीं सकता। उस आदमी का नाम झांग युमिंग था। वह गेमिंग का शौकीन था, खासकर तकनीकी गेम्स का। वह सभी गेम खेलता था। जब लीजेंड की लोकप्रियता में भारी उछाल आया तो उसने भी इसे खेला, लेकिन उसे लगा कि यह कुछ खास नहीं है और उसे PvE मोड बिल्कुल पसंद नहीं था।
हालांकि उसने पीक बैटल में भी हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक ऑफलाइन स्टेज तक पहुंच गया, लेकिन पहले राउंड में उसकी मुलाकात शंकर से हुई और दुर्भाग्य से वह हार गया। लेकिन जब क्रॉसफायर रिलीज हुआ तो उसे तुरंत इस गेम से प्यार हो गया। क्रॉसफायर के सर्वर लॉन्च होने के बाद से उसने केवल 6 या 7 घंटे ही सोए थे, जो उसके इतने ऊंचे स्तर की वजह बताता है। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वह हर मैच में एस होता था, भले ही वह गोल्डन एस न हो, वह नियमित एस ही होता था। खासकर जब उसने एक बड़ी स्नाइपर राइफल एक AWM खरीदी तो एक ही गोली एक ही मार के एहसास ने उसे खेल के रोमांच का एहसास कराया। हालांकि अपने हाल के मैचों में उसे कोई खास कुशल खिलाड़ी नहीं मिला था। उसे डेजर्ट ग्रे मैप खेलना खासा पसंद था, खासकर बीच वाले दरवाजे पर स्नाइपर राइफल पकड़े हुए। उसने पाया कि बीच वाले दरवाजे से वह सीधे आतंकवादी स्पॉन पर लोगों को देख सकता था और कभी कभी किसी को निशाना भी बना सकता था। पिछले राउंड में वह बीच वाले दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं देखा था। उसने अंदाजा लगाया कि विरोधी टीम इस छोटे से राउंड में भी एलॉन को धकेल देगी, इसलिए उसने यहीं उनका इंतजार किया। और हाँ, अपना स्कोप सेट करने के बाद उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया और झांग युमिंग ने तुरंत खुले निशाने पर निशाना साधा। फिर दूसरा आया। झांक रहे हो है ना? देखो मैं तुम्हें निशाना बनाता हूँ, मेरे एलॉन पर हमला करो और मैं तुम में से एक को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, झांग युमिंग ने तिरस्कार से कहा। तभी किसी ने झांका और गड्ढे में कूद गया। उसने एक गोली चलाई, लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ पैर में लगी। प्रतिद्वंद्वी के पास कुछ ही हिट पॉइंट बचे होने चाहिए थे। आमतौर पर जब कोई दुश्मन पर वार करता है और उसे पता होता है कि उसके पास कुछ ही हिट पॉइंट बचे हैं तो वह तुरंत ग्रेनेड फेंक देता है। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना स्कोप फिर से सेट किया और गड्ढे में मौजूद व्यक्ति के झांकने का इंतजार किया। इससे पहले कि वह अपना स्कोप खोलने के लिए क्लिक कर पाता, प्रतिद्वंद्वी ने अपना सिर सीधा बाहर निकाल दिया। लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही उसने बाएं माउस बटन पर क्लिक किया और उसका स्कोप दुश्मन की ओर बढ़ रहा था, एक गोली सीटी बजाती हुई गुजरी। सिर पर गोली। झांग युमिंग ने अपने किरदार को गिरते हुए देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। इतनी दूरी से प्रतिद्वंद्वी ने AK-400 से एक ही बार में उसे सिर पर गोली मार दी। हालांकि वह धातु के डिब्बे पर खड़ा था, इतनी दूरी पर क्या दुश्मन सचमुच उसका सिर साफ देख सकता था? इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के हाथ की गति बहुत तेज थी। जैसे ही उसने झांका, उसे एक गोली लगी। सिर्फ एक गोली उसे साफ दिखाई दे रही थी। यह एक विशेषज्ञ था। झांग युमिंग ने उसे मारने वाले को पहले ही विशेषज्ञ बता दिया था। एक इंटरनेट कैफे के अंदर लियू फैंग चिल्लाया, शानदार निशाना। जैसा कि मेरे भाई हुआ से उम्मीद थी, तुम्हारा हुनर जबरदस्त है, तुम लोगों को मिनटों में सबक सिखा देते हो। लू शाओहुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गड्ढे में ही डटा रहा। उसका क्रॉसहेयर पहले से ही एक बम वाली जगह के ऊपर निशाना साधे हुए था। अब उसके पास सिर्फ 7 हिट पॉइंट बचे थे। अगर उसे एक छोटा सा विस्फोट भी लग जाता तो वह मर जाता, इसलिए उसे बस पीछे रहकर अपने साथियों को कवर फायर देना था। बदकिस्मती से उसकी स्नाइपर तकनीक बहुत अच्छी नहीं थी, वरना वह बहुत पहले ही एक AWM खरीद लेता। स्नाइपर राइफल से किसी को तुरंत मार गिराने का एहसास किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी नज़र में AK और स्नाइपर राइफल लगभग एक जैसे ही थे, क्योंकि दोनों में से किसी से भी सिर पर गोली लगने से कोई भी तुरंत गिर सकता था। झांग युमिंग के बाहर होने के बाद विरोधी टीम की ताकत कमजोर पड़ गई और उन्होंने निर्णायक रूप से छोटा राउंड जीत लिया। दिलचस्प बात है, विरोधी टीम का वह स्नाइपर एक विशेषज्ञ है। लू शाओहुआ ने स्कोरबोर्ड देखते हुए टिप्पणी की। उस पर वर्तमान में 5/1 का स्कोर था, जबकि विरोधी टीम का एस 6/2 था। पहले छोटे राउंड में जब उसके सभी साथी ए बम साइट पर थे, विरोधी स्नाइपर उनमें से 3 को मार गिराने में कामयाब रहा। तीसरे छोटे राउंड तक उन्होंने निर्णायक रूप से बी पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह वहां से गुजरा, एक साथी दुश्मन के स्पॉन से स्नाइपर द्वारा मारा गया। ये फिर से विरोधी एस ही था। जैसे ही वे बी में दाखिल हुए, उनके 2 और खिलाड़ी गिर गए। चूंकि उसने 13 जीत के साथ मैच शुरू किया था, उनकी टीम पहले ही 10 राउंड जीत चुकी थी और विरोधी टीम 8 राउंड जीत चुकी थी। पहले राउंड के अलावा जब लू शाओहुआ एक ग्रेनेड से मारा गया था, हर बार उसकी मौत उस विरोधी स्नाइपर की वजह से हुई थी। इस समय दोनों खिलाड़ियों के स्कोर लू शाओहुआ के 64/10 थे, जबकि झांग युमिंग का स्कोर 71/11 था। एक राउंड में तो उसने पूरी टीम को धूल चटा दी थी। दोनों ही टीमें पूरी तरह से अपने 2 शीर्ष खिलाड़ियों पर निर्भर थीं, बाकी सब तो बस सहायक कलाकार थे। 2 और राउंड के बाद लू शाओहुआ और उसकी टीम मैच पॉइंट पर पहुंच गई। अगर वे ये राउंड जीत जाते तो मैच जीत जाते। वह सोच रहा था कि इस मैच के बाद उन्हें कितना अनुभव मिलेगा। जाओ पहले एलॉन की जांच करते हैं, लू शाओहुआ ने आदेश दिया। उसके स्कोर को देखते हुए बाकी 3 साथियों ने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया। हालांकि लियू फैंग ने उसका अनुसरण नहीं किया, बल्कि वह अकेले ही इस शॉट पर टूट पड़ा।
वह चुपचाप बीच वाले दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में गया और नीचे बैठ गया। एलॉन पहले से ही लड़ाई में लगा हुआ था और उसे पता था कि बी साइड से कोई जरूर घूमेगा। और अगले ही पल एक आदमी पास के वैन से बाहर भागा, चुपचाप चलने की भी जहमत नहीं उठाई, तेज कदमों से दौड़ता हुआ। लियू फैंग ने बाहर झांका और खिलाड़ी को मार गिराया। फिर वह चुपके से बीच वाले दरवाजे के पीछे भागा। कुछ सेकंड बाद एक बंदूक की नली दिखाई दी। हे। लियू फैंग ने चाकू उठाया, दौड़ा और हल्का सा हमला किया, लेकिन वह सिर्फ प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर लगा। उसका सिर चूक गया। यह अजीब था। शुक्र है प्रतिद्वंद्वी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जैसे ही दुश्मन गोली चलाने वाला था, लियू फैंग ने जोरदार हमला किया, जिससे वह मारा गया। बहुत नज़दीक था, बहुत नज़दीक था। प्रतिद्वंद्वी शायद उससे चौंक गया था, वरना एक सामान्य व्यक्ति तुरंत गोली चला देता और इतनी नज़दीकी से वह तुरंत मर जाता। एलॉन की तरफ वे भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। झांग यूमिंग पहले से ही कोन पर कब्जा जमाए हुए थे, जिससे उन्हें एक दरवाजे की ओर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। लियू फैंग अपने प्रतिद्वंद्वी को चाकू मारने के बाद बीच वाले दरवाजे से बाहर निकल चुका था। उसने 2 खिलाड़ियों को मार गिराया और 2 ए पर मारे गए। कॉलआउट में ए पर 3 लोगों के बचे होने की सूचना थी, यानी एक बी पर था, इसलिए वह तुरंत बाहर भागा। उसने बाहर देखा और कोई नहीं दिखा। उसने निशाना साधा और निश्चित रूप से ए बम साइट के नीचे एक व्यक्ति उसकी ओर पीट करके खड़ा था। मुझे देखो, उसने माइक में कहा। उसके हाथ में मौजूद M4 पहले से ही उस व्यक्ति पर निशाना साधे हुए था जिसका मुंह उससे दूर था। उसने 4 बार तेजी से टैप किया, लेकिन सिर्फ एक ही गोली लगी। प्रतिद्वंद्वी ने प्रतिक्रिया दी और जैसे ही वह मुड़ा, उसने लियू फैंग को भागते हुए देखा। सच में, जब उसका मुंह दूसरी ओर था तो तुम उसे नहीं मार सकते थे? मृत साथी ने माइक पर पूछा। मेरी गलती। देखो, मैं फिर से वही चाल चलता हूं, मैं इस बार ए शॉट पर जा रहा हूं। ये कहते हुए वह शॉट पर दौड़ा। मुझे देखो, वह फिर से माइक में चिल्लाया। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, झांग यूमिंग ने उसे निशाना बनाया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तुमने हमें तुम पर नजर रखने के लिए कहा था और तुमने हमें एक बड़ी नाकामी दिखा दी। सौभाग्य से लू शाओहुआ उसी समय दौड़कर आया और झांग यूमिंग को गिरा दिया। उसके मरते ही बाकी 2 खिलाड़ी कोई समस्या नहीं रहे और उन्हें तुरंत बाहर कर दिया गया। उन्होंने ये राउंड जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद लू शाओहुआ ने उसकी तरफ देखा और कहा, अपने निशाने का और अभ्यास करो। इस राउंड को पूरा करने के बाद लू शाओहुआ ने अपने आंकड़े देखे। 67/10। पिछले 2 दिनों में उसने इतना संतोषजनक खेल नहीं खेला था। वह और विरोधी स्नाइपर पूरी तरह से आमने सामने थे। दोनों के स्कोर प्रभावशाली थे, उन्होंने 50 से ज्यादा किल हासिल किए थे। जब सेटलमेंट स्क्रीन दिखाई दी तो उसका अनुभव बार वास्तव में आधा बढ़ गया। ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा था। हालांकि वह एक बात भूल गया था, इस खेल में हेडशॉट अतिरिक्त अनुभव प्रदान करते हैं और उसके एक से 10 में से 8 किल हेडशॉट से ही हुए थे। इसलिए दिया गया अनुभव भी बहुत अच्छा था। तैयारी पृष्ठ पर लौटने पर लू शाओहुआ ने कोई और खेल शुरू नहीं किया। और हाँ, नीचे चैट बॉक्स में एक संदेश दिखाई दिया। भाई, तुम तो उस्ताद हो। लू शाओहुआ ने जवाब दिया, तुम भी, तुम्हारा बड़ा स्नाइपर भी बहुत मजबूत है। टीम बनाना चाहते हो? लू शाओहुआ ने पूछा। ठीक है। इस बार उसकी झांग यूमिंग से मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि विकी ने गेम डिज़ाइन करते समय उसके पिछले जीवन का गन किंग रैंकिंग्स को जोड़ दिया था। हालांकि वह स्कोर छिपा हुआ था और आमतौर पर दिखाई नहीं देता था। लू शाओहुआ के प्रदर्शन को सिस्टम ने पहले ही S रेटिंग दे दी थी। बेशक उसकी तरफ से जो भी इसमें शामिल होता वह भी मास्टर होता। अगर वे अभी टीम बनाते तो जिन लोगों से वे अगली बार मैच करते उनका औसत कौशल स्तर बहुत ऊंचा होता। क्योंकि शुरुआत से ही विकी ने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की उम्मीद की थी। 5 जोन में बांटने पर भी हर चैनल भरा होता, इसलिए चैनलों के नीचे मैच करने और गेम में शामिल होने का विकल्प था। खिलाड़ियों को खोजने की ज़रूरत नहीं थी, बस जो आप खेलना चाहते हैं उसे चुनें और मैच पर क्लिक करें। बेशक उनके लिए यह अलग था, जो टीम बनाकर एक रूम बना रहे थे दूसरे उनके रूम में शामिल हो जाते। जैसे ही शनिवार आया, क्रॉसफायर के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या फिर से बढ़ गई। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक विकी ने बैकएंड में डेटा देखा और यह रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की वर्तमान संख्या पहले ही 80 मिलियन को पार कर चुकी है, जो किंवदंती के बराबर है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें इतने परिणाम प्राप्त करने में केवल 1 सप्ताह से भी कम समय लगा था। इसके विपरीत उनके नए गेम गूज फैक्ट्री के ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या शनिवार को भी 10 मिलियन से नीचे गिर गई थी। किसी ने एक बार ऑनलाइन अनुमान लगाया था कि कंपनी घरेलू गेमिंग उद्योग में एक उभरता सितारा होगी। वर्तमान परिणामों को देखते हुए ऐसा भविष्य में होने की आवश्यकता नहीं है, यह अभी है।
अनुमान है कि 1 महीने से भी कम समय में क्रॉसफायर के ऑनलाइन उपयोगकर्ता 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान प्रदर्शन विस्फोटक है। क्रॉसफायर जहां फल फूल रहा था, एक और पोस्ट ऑनलाइन दिखाई दी। कंपनी, एक ईमानदार कंपनी, मैं हमेशा इसका समर्थन करूंगा। कंपनी, पिछले साल पंजीकृत एक स्टूडियो फिर कंपनी में परिवर्तित हो गया। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को आकर्षित किया है। ऐसा क्यों है? 2 शब्द हैं, ईमानदारी। वे खिलाड़ियों की सच्ची परवाह करने वाली पहली कंपनी है, दूसरी कंपनियों के विपरीत जो केवल खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रेरित करने के बारे में सोचती हैं और फिर लंबे समय तक खेलने के लिए ज़्यादा पैसे लेती हैं। लेकिन कंपनी अलग है। ये गेम न केवल मुफ्त है, बल्कि अगर आप बहुत देर तक खेलते हैं तो यह आपको अपनी आंखों को आराम करने की याद भी दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के गेम मुफ्त हैं और उनमें ज़्यादा पेड आइटम नहीं हैं। खासकर हाल ही में रिलीज हुआ क्रॉसफायर, पूरे मॉल में 10 से भी कम पेड आइटम हैं, फिर भी ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरा अनुमान है कि 10 दिनों में ये संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है। इतने बड़े खिलाड़ी आधार के साथ सबसे महंगी वस्तु सिर्फ एक पात्र है, जिसकी कीमत सिर्फ 38 है। अन्य खेलों के लिए ये कीमत शायद एक हफ्ते के गेम कार्ड के बराबर ही हो। जब मैंने ये आंकड़े देखे तो मेरी नाक में दम हो गया। हमारे देश में कंपनी का होना हमारे घरेलू खिलाड़ियों के लिए वाकई एक वरदान है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या कंपनी खुद को बचा पाएगी? इतने बड़े खिलाड़ी आधार के साथ क्या उनका समर्थन उनकी आय के अनुपात में होगा? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल असंभव है। उनका गेम क्रॉसफायर हाल ही में घाटे में चल रहा होगा। ये सब हमें मुफ्त में खेलने और बेहतर खेलों का आनंद लेने के लिए है। लेकिन हम कंपनी को अपनी जेब से भुगतान कैसे करने दे सकते हैं? मैं खेलना जारी रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसे कंपनी के समर्थन के रूप में मानते हुए सीधे 10,000 का रिचार्ज किया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए इतना मनोरंजक गेम बनाने के लिए धन्यवाद। जैसे ही यह पोस्ट प्रकाशित हुई, ये तेजी से लोकप्रिय हो गई, यहाँ तक कि ट्रेंडिंग सूची में शीर्ष 10 में भी पहुँच गई। निस्संदेह ये क्रॉसफायर और कंपनी के लिए एक प्रचार था। निश्चित रूप से पोस्ट प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद टिप्पणियां 999 जोड़ तक पहुंच चुकी थीं। इस बीच कार्यालय में रामू हैरान भाव से अंदर आया। बूढ़े जू, क्या तुमने किसी को कुछ पोस्ट करने के लिए पैसे दिए? क्या? विक्की भी उलझन में था, उसने कुछ नहीं किया था। लो देखो, रामू ने अपना फ़ोन विक्की को दिया। विक्की ने फ़ोन ले लिया। पूरी पोस्ट पढ़ने के बाद दोनों ही हैरान रह गए। उन्हें नुकसान कब से होने लगा? क्रॉसफायर खूब पैसा कमा रहा था। पहले ही दिन इसने लगभग 2 करोड़ की कमाई कर ली, और हालांकि कल ये 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाया, फिर भी इसने करोड़ों की कमाई की। अगर एक बड़े सर्वर की ज़रूरत भी पड़े तो उसकी कीमत करोड़ों में नहीं होगी। वैसे इस दुनिया में तकनीक उन्नत है और सर्वर की कीमतें महंगी नहीं हैं। मुझे लगा कि आपने इसे पोस्ट करने के लिए किसी को पैसे दिए होंगे, जिससे हमारा इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। रामू ने अपना फ़ोन वापस ले लिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं उस तरह का इंसान हूं जो इतना पैसा खर्च करेगा? मैं हमेशा अपनी ताकत को खुद बोलने देता हूं। इस पर रामू ने फिर कहा, अरे वैसे अब हम लोकप्रिय हैं, है ना? कई कंपनियां हमारे साथ सहयोग करना चाहती हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं युवान फैंग नहीं हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं? बेशक मुझे मना करना ही होगा। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग सहयोग की तलाश में आते हैं वे आमतौर पर पारंपरिक उद्योगों से होते हैं, वरना वे हमसे संपर्क ही नहीं करते। प्रतिस्पर्धी तो बिल्कुल नहीं करते, वे बस एक दीवार से टकरा जाते। दूसरे वर्चुअल उद्योगों को भी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पारंपरिक उद्योगों को ही इसकी ज़रूरत होती है जिन्हें प्रचार की ज़रूरत होती है। हालांकि विक्की ने फिर भी एक सवाल पूछा, किस तरह की कंपनियां? हम पेरिफेरल्स, फर्नीचर, पेय पदार्थ, ओह, और एक फिल्म और टेलीविज़न कंपनी भी है। पेरिफेरल्स तो सामान्य बात है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फर्नीचर? क्या तुम चाकू, रसोई का चाकू छोड़ने वाले हो? लेकिन फिल्म और टेलीविज़न कंपनी सुनकर विक्की रुक गया। उसके मन में पहले से ही एक विचार था। फिर उसने पूछा, कौन सी फिल्म और टेलीविज़न कंपनी? ये क्याने नाम की एक छोटी फिल्म और टेलीविज़न कंपनी है। लगता है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। मैंने जांच की और उन्होंने हाल के सालों में एक भी फिल्म रिलीज़ नहीं की है। खासकर जब से वे एनिमेटेड फिल्में बनाते हैं, और वे सिर्फ 2D एनिमेशन बनाते हैं, उन्होंने 3D भी नहीं किया है। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उनके साथ सहयोग करना चाहते हो? रामू ने पूछा। विक्की ने सिर हिलाया। वह बस इसकी तैयारी करने ही वाला था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मौका अभी मिलेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए इसका इंतज़ाम करता हूँ। इस बार रामू ने अपना सामान्य व्यवहार बदल दिया और विक्की से कोई सवाल नहीं किया। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।